25 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सांगे और लुमिंग का मैच चल रही होती है और इस पर लुमिंग बहुत अच्छे से खेल रही होती है। ये देखकर रणबीर की टीम को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है कि लुमिंग इतना कम टाइम में इतना अच्छे से कैसे खेल रही होती है। और इस बात सांगे इस मैच को हार जाती है और लुमिंग इस मैच को जीत जाती है। इस वजह से मिंगड़े का टीम तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और गोयंग सारी में बोलते थे कि लगातार हम 2 मैच हार चुके हैं और नेक्स्ट सारी मैच नहीं जीते तो तुम इस कॉम्पिटिशन को भूल ही जाओ। और जनबे सारी में बोलते थे कि अगर उनके नेक्स्ट प्लेयर ऐसे ही खेलेंगे तो हम इस कॉम्पिटिशन को जरूर हार जाएंगे। और सांगे अपना कॉम्पिटिशन हार कर जैसे ही वापस आ रही होती है तो उसकी नजर लुमिंग की टेबल के ऊपर जाती है। तो वो जाकर दिखती है कि उसकी टेबल के ऊपर और नीचे रेड पार्टिकल पड़ा हुआ है। ये देखकर उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी और वो जैसे अपनी टीम के पास जाती है जिंगा सांगे को पूछती है क्या तुमने लुमिंग से कुछ अजीब सा नोट किया है। तो सांगे उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मैंने सिर्फ लुमिंग की टेबल और नीचे ये रेड पार्टिकल देखा हुआ है। ये देखकर उसकी सारी टीम मेंबर तो शॉक हो जाती है और वो सोचने लगती है कि रेड पार्टिकल कहाँ से आया है। और गोयंग सारी में बताती है कि शायद इस रेड पार्टिकल की वजह से ज्यादा स्विम करता होगा, इस वजह से वो मैच जीत रहे होंगे। और यहाँ पर जनबे का टीम मेंबर को ये तो डाउट हो गया होती है कि मिंगड़े का टीम कुछ ना कुछ गलत किया है। तो बैलेंस होती है कि मेंस डबल का मैच शुरू होने वाली है, इसलिए जो भी प्लेयर खेलने वाला होती है उन्हें रेडी होने के लिए बोलती है। इस वजह से जनबे की टीम एक साथ बैठा हुआ होती है और सोच रही होती है कि पहले हम सबूत इकट्ठा करेंगे और उसके बाद कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। और उन्हें ऐसा लग रही होती है कि मिंगड़े का टीम टेबल के साथ कुछ छेड़छाड़ की है और ये वजह से ही जंग को पता चलती है और उनके पास आकर बताए थे कि उन्होंने टेबल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, वो अपने रैकेट के साथ छेड़छाड़ की है। और ये वजह से ही जिंगाओ की टीम में सुनती है वो जंग के पास जाती है, उन्हें पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जंग बताए थे कि अभी मेरे पापा का तबियत सही हो गया है इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया क्योंकि ये मैच भी जरूरी है ना इसीलिए। और ये जंग सारी में बताई थी कि वो रेड पार्टिकल उनके रैकेट चाहिए। तो जिंगा उन्हें पूछती कि वो रैकेट तो रबर से बना हुआ है और वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक मैच के बाद वो रैकेट कैसे खराब हो सकती है। तो हिजिंग उसे बोलती है कि अगर तुम तुम्हारी रैकेट को कई दिनों तक केरोसिन में डुबाते रहोगी तो तुम्हारी रैकेट भी ऐसा हो जाएगा और तुम सब करने के बाद तुम्हारा बॉल हमेशा स्विम करता रहेगा और तुम्हारे बॉल का स्पीड भी बढ़ जाएगा। और इस बात पर तो जिंगा का टीम समझ जाती है कि मिंगड़े का टीम ने चीट किया है। और यहाँ पर मिंगड़े का कोच उन्हें एक साथ देखकर वो भी समझ जाती है कि उन्हें तो कुछ ना कुछ पता चल गई है, इसलिए वो लुमिंग और डिसिंग को इशारे कर अंदर भेज देती है। और जिंगा बताती है कि मैं जाकर चेयरमैन से बात करती हूँ ताकि उस बात पर वो छानबीन कर सके। और सांगे बोलती है कि मैं जाकर रेफरी से बात करती हूँ ताकि वो टाइमर दे सके। और वो तीनों बोलते हैं कि हम जाकर उन्हें रोकते हैं ताकि सबूत के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो सके। और उसके बाद वो तीनों पहुंच जाती है मिंगड़े के लॉकर रूम की तरह। और जैसे ही लुमिंग उन्हें दिखती है उन्हें बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मिंगड़े का लॉकर रूम है। तो उन्हें बताती है कि हाँ हमें पता है कि मिंगड़े का लॉकर रूम है और हमें ये भी पता है कि तुमने रैकेट के साथ छेड़छाड़ की है, तुमने रैकेट को केरोसिन में डुबा कर रखे थे जिस वजह से तुम अच्छे से खेल रहे थे। और डिजंग जैसे यहाँ से जाने वाला होती है जनबे उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि जब तक कमेटी मेंबर यहाँ पर नहीं आ जाते तुम यहाँ पर कहीं से जा नहीं सकते और तुम कोई भी सामान अपना छू भी नहीं सकते। तभी मिंगड़े का कोच आ जाती है और गोयंग को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ हार गए हो, इस वजह से तुम उन्हें परेशान कर रहे हो, इस वजह से तुम्हें तो खुद के ऊपर शर्म आना चाहिए। तो गोयंग उसे मुझसे बोलती है कि शर्म हमें नहीं, शर्म आपको आना चाहिए क्योंकि हमें पता चल गया कि आपकी टीम ने रैकेट के साथ छेड़छाड़ की है। तो भी चेयरमैन डोंग आ जाती है तो मिंगड़े का कोच भागते हुए चेयरमैन डोंग के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि टिंगवान की प्लेयर हमारी प्लेयर के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, इसलिए आपको टिंगवान की टीम को डिसमिस कर देना चाहिए। तो चेयरमैन डोंग ने बोलती है कि आपके खिलाफ टिंगवान ने कंप्लेंट की है कि आपका प्लेयर गलत तरीके से बैट यूज करते हैं। तो मिंगड़े का कोच बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरी प्लेयर के ऊपर भरोसा है, उन्होंने ऐसा कुछ भी किया नहीं होगा। तो चेयरमैन ने बोलती है कि तो ठीक है, टिंगवान ने कंप्लेंट किया है इसलिए हमें एक बार जांच करना होगा। और वो मिंगड़े का कोच बोलती है कि आपका परमिशन है। तो मिंगड़े का कोच बोलते है कि हाँ आप जांच कर सकते हो, लेकिन अगर हम निर्दोष निकलेंगे तो टिंगवान को मिंगड़े से माफी मांगना होगा। और इस बात पर चेयरमैन एग्री हो जाती है और उसके बाद कमेटी के मेंबर और टिंगवान के मेंबर मिलकर मिंगड़े के प्लेयर के रैकेट को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मिलता नहीं है। तो कमेटी के मेंबर बताए थे कि रैकेट बिल्कुल भी परफेक्ट है, इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है। तो गोयंग उन्हें बोलते हैं कि आप फिर से चेक कर सकते हैं। तो कमेंट की मेंबर गुस्से में बोलते हैं क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, अगर तुम चेक करोगे और अगर तुम्हें कुछ भी मिलेगा तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। और इस बात पर तो गोयंग बिल्कुल चुप हो जाती है और आहिस्ते से बोलते है कि ये कितना बूढ़ा हो गया है फिर भी अपना तेवर नहीं गया। और सांगे बोलती है कि हमें कैसे पता चला है कि यही रैकेट वो फर्स्ट मैच पर यूज कर रहे थे। तो इसके साथ साथ जिंगा बोलते हैं कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शायद वो ब्रेक के टाइम पर रैकेट को बदलते होंगे। तो लोग उसे बोलते हैं कि तुम कैसे कहानी बना रही हो, तुम अभी हमारे रैकेट को चेक कर रहे थे, क्या तुम अभी हमारे लॉकर को भी चेक करोगे। तो गोयंग उसे बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हारे जैसे लोग की तो लॉकर चेक करना चाहिए। तो जिंगा चेयरमैन डंग को बोलते हैं कि हम उसके लॉकर को चेक करना चाहते हैं। और यहाँ पर चेयरमैन डंग मिंगड़े का कोच को बोलती है कि टिंगवान ने रिक्वेस्ट किया है कि वो आपके लॉकर को चेक करना चाहते हैं और मैं उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हूँ। और उन्हें पूछती है कि क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है। तो मिंगड़े का कोच उन्हें मना कर देती है और उन्हें बताती है कि आप लॉकर चेक कर सकती हो। और उसके बाद टिंगवान के सारे मेंबर जाकर उनकी लॉकर को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मिलता नहीं है। ये देखकर वो तो और भी ज्यादा उदास हो जाती है और यहाँ पर लुमिंग जानबूझकर उन्हें बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमारी टाइम वेस्ट हो गई है। और इस बात पर तो सारी मेंबर भड़क जाती है और गोयंग उसे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो डिजंग जिस टेबल में खेलता था वहाँ पर रेड पार्टिकल कहाँ पर है। तो डिजंग अपने सफाई में बोलते कि क्या तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला कि तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो, और मेरे से पहले तो यहाँ पर जनबे खेलता था, शायद उन्होंने चीटिंग किया है, तो क्यों ना उन्हीं का ही लॉकर चेक किया जाए ताकि पता चले कि चीटिंग किया किसने है। और इस बात पर तो जनबे भड़क जाती है और गुस्से मुझसे बोलती है कि तुम तुम्हारी तरह जनबे को मत समझो क्योंकि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी चीटिंग नहीं कर सकता। और यहाँ पर जैसे ही मिंगड़े का कुछ देखती है कि वो
दोनों जैसे लड़ने वाला होती है तो उन्हें रोक देती है और चेयरमैन को बोलती है कि आपने वादा किया था कि अगर हम निर्दोष निकलेंगे तो टेंगवान हमें माफी मांगेगा। तो चेयरमैन टेंगवान की सारी मेंबर को बताया देती है कि मिंगड़े का कोच बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हें मिंगड़े की टीम से माफी मांगना होगा। बोलकर चेयरमैन यहाँ से चल जाती है और हमें यहाँ पर मिंगड़े की कोच और लिमिंग को देखकर हमें साफ साफ पता चलती है कि वो ये सारी चीजें जानबूझकर कर रहे होते हैं और क्यों कर रही होती है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। उसके बाद टेंगवान की सारी मेंबर मिंगड़े के सारी मेंबर के पास जाती है और जिंगाओ जाकर जैसे ही मिंगड़े की सारी मेंबर से माफी मांगने वाला होती है तो मिंगड़े का कोच उससे रोक देती है और उसे बोलती है कि तुमने सारी ऑडियंस का टाइम वेस्ट किया है, इसलिए तुम सारी ऑडियंस के सामने मुझे माफी मांगोगी। और इस पर तो जिंगाओ बहुत ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन वो इसी माफी मांगने वाला होती है तो फिर से मिंगड़े का कोच उससे रोक देती है और उसे बोलती है कि इस बार तुम नहीं, इस बार सांगे माफी मांगोगे। और इस बात तो जिंगाओ और भी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में उसे बोलती है कि इस टीम का कैप्टन मैं हूँ, इसलिए मैं ही माफी मांगूंगा। बिल्कुल जैसी माफी मांगने वाला होती है तो सांगे उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि तुम इस बार ये काम मुझे करने दो, क्योंकि मिंगड़े का कोच जानबूझकर मुझे नीचा दिखाना चाहती है। और जिंगाओ भी उसे माफी मांगने के लिए अलाउ कर देती है और सांगे सारे मेंबर के पास जाती है और सारे मेंबर को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि टेंगवान ने मिंगड़े के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि उन्होंने रॉकेट के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, लेकिन हमें कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए सारे मेंबर का टाइम वेस्ट हुआ है, इसलिए वो सारे मेंबर से माफी मांगने लगती है। और उसके बाद वो मिंगड़े की भी सारी टीम मेंबर से माफी मांगने लगती है, खासकर उनकी कोच से ही माफी मांगने लगती है। और जैसे ही सारे मेंबर सांगे की इतना दरिया दिल देखते हैं तो उसके लिए सारे मेंबर क्लैप करने लगते हैं। यह देखकर जनपे सारे मेंबर को बता देती है कि सांगे सच में एक अच्छा लड़का है। और यहाँ पर जिंगाओ तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में मिंगड़े की कोच को बोलती है कि अब तो तुम्हें सुकून मिलता होगा। और उसके बाद जैसे सारी मेंबर जा रही होती है तो जिसी सांगे को पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो सांगे उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र हो रही होती है तो क्यों ना इसके बाद हम डिनर करने के लिए चले। तो जिसी सांगे को बोलती है कि मजाक करना बंद करो और उसे बताती है कि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। तो सांगे उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें नेक्स्ट मैच देखना है कि मैं उन्हें कैसे पूरी तरह से हराती हूँ। और जानवे उसे बोलती है कि तुम मेरे को चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और गोयंग सांगे को बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं सारी बातें तुम्हें बोलूंगा, फिर भी मैं तुम्हें बोली हूँ कि तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी हो। और उसका करीब जाकर बोलती है कि तुम उसका चमड़ी उखाड़ देना। और इस बात पर तो सांगे थोड़ा सा मुस्कुराती है। और दूसरी तरह हेयोंग अपने कोच को बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं वो पुराना रैकेट छुपा चुकी हूँ और रैकेट किसी को भी नहीं मिलेगा। तो उसकी कोच उसे बोलती है कि तुम सांगे को कम मत समझना। तो भी उसे याद आती है कि जब सांगे को ही रेड पार्टिकल मिल गया होती है तभी ही उनकी कोच ने वो रैकेट को छुपा लिया होती है, इसलिए टेंगवान की टीम ढूंढते वक्त उन्हें वो रैकेट नहीं मिला। और डिजोंग अपने कोच को बोलती है कि ऐसे भी उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है, इस वजह से हमें वो रैकेट छोड़ना होगा और हमें न्यू रैकेट से खेलना होगा। तो उसकी कोच उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ऐसे भी हम 2 मैच जीत चुके होते हैं तो और एक मैच कैसे भी करके जीत जाएंगे। और इस बात पर तो सारी में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद अनाउंस होती है कि मैन डबल मैच शुरू होने वाली है। जो भी पार्टिसिपेट करने वाला होती है उन्हें टेबल के पास आने के लिए बोलती है। और यहाँ पर टेंगवान से जनबे और सांगे जाती है और दूसरी तरफ मिंगड़े से लुमिन और हिजेंग जाती है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सांगे और जनबे उन्हें तो पूरी तरह से हरा देती है, इस वजह से वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद चौथा राउंड का अनाउंस होती है जो कि मिक्स डबल होती है, इसीलिए जीसी और जिंगाओ अपने मैच खेलने के लिए आगे जाती है। और दूसरी तरफ जंग और एक लड़की मैच खेलने के लिए आए होती है क्योंकि उन दोनों की टीमें होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर जीसी जिंगा को बोलती है कि पिछली बार आइसक्रीम शॉप में जो भी हुआ था मैंने कुछ ही बोला नहीं है, लेकिन ये मैच जरूरी है इसलिए मैं पूरी फोकस की तरफ से ये गेम खेलूंगा। तो जिंगा उसे डायरेक्टली सॉरी बोल देती है। इस बात सुनकर तो जीसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जिंगा उसे बोलती है कि मुझे ऐसी बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी और उसे सॉरी बोलती है। इस वजह से जीसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद उन दोनों का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर वो तो मैच कम और रोमांच ज्यादा ही कर रही होती है क्योंकि वो कपल होती है ना, इस वजह से वो बहुत ही अच्छे से खेल रही होती है और इस मैच को भी जीत जाती है, जिस वजह से वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद राउंड 5 का स्टार्ट हो जाती है जो कि मैन वर्सेस मैन होती है। और इस राउंड को जो भी जीतेगा इस मैच को पूरी तरह से जीत जाएगा क्योंकि दोनों टीम ने सेम पॉइंट बनाया होती है ना, इसलिए। और यहाँ पर टेंगन की तरफ से जिंगा आती है और मेंगड़े की तरफ से हियोंग आती है। हियोंग आने से पहले उसकी कोच ने उसे रोककर बोला होती है कि मुझे पता है कि जिंगा बहुत ही अच्छे से खेलती है लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भी पूरी तरह से भरोसा है, बोलकर उसे खेलने के लिए छोड़ दिया होती है। और जिंगा आने से पहले उसे शांत कर रही होती है और उसे बोल रही होती है कि अगर तुम शांत रहोगे और शांत से खेलोगे तो इस मैच को जीत जाओगे, नहीं तो हार जाओ। तो जिंगा उसे बोलती है कि मैच में खेलने वाली हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो पूरी तरह से घबराए हो गए हो। और ये सुनकर तो जीसी हंसने लगती है। तो भी जिंगा की नजर सामने जाती है ऑडियंस की तरफ से, वो किसी को ढूंढने लगती है। असल में वो अपने माँ को ढूंढ रही होती है लेकिन वो जैसे उसे अपनी माँ नहीं देखती है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और मैच खेलने के लिए चल जाती है। और वो हिजेंग को बोलती है कि तुम्हारी कुछ तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। तो हिजेंग से बोलती है कि मैं इतना काबिल हूँ इसलिए वो मेरे ऊपर उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। तो जिंगा से बोलती है कि वो पहले सांगे के ऊपर उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे लेकिन सांगे तो बेवफा निकला। और तुम्हें पता है ना तुम्हारी कोच को सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता है, अगर तुम इस मैच को हार जाओगे तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इस बात पर तो हिजेंग भड़क जाती है और गुस्से में उसे बोलती है कि मैं जरूर इस मैच को जीतूंगा। और इसके बाद उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है और उनकी कॉम्पिटिशन में तो जिंगा बहुत ही अच्छे से खेल रही होती है और वो बार बार जीत रही होती है। और हिजेंग को याद आती है कि उसकी कोच ने उसे बोला था कि बैट को ऑयल में डुबाने के अलावा और एक रास्ता है, अगर तुम बॉल को कुकिंग ऑयल से टच करा दोगे और तुम सर्व करोगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा और वो बॉल हमेशा स्विम करता रहेगा और जैसे ही वो जाकर रैकेट से बजेगा वो ऊपर चले जाएगा। तो हमें पता चलती है कि हिजेंग
कंपटीशन को आने से पहले बाथरूम गया होती है और वो अपना कान की साइड में वही ऑयल लगाया होती है और वो बॉल में टच कर देती है और सर्व करती है। और जैसे ही जिंगाओ उसकी सब किया हुआ बॉल टच करती है तो वो बॉल ऊपर चल जाती है। ये देखो जिंगाओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इस वजह से हिजंग तो बहुत ज्यादा खुश रहती है और उसके बाद दोनों के बीच में कंपटीशन चलती है और हिजंग बार बार इस मैच को जीत रही होती है। ये देखो जिंगाओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है और जैसे हारने वाला होती है उसे किसी का आवाज सुनाई देती है और जैसी ऑडियंस की तरह देखती है वो देखती है कि उसकी माँ उसे चीयर कर रही होती है कि तुम जरूर इस मैच को जीतोगे। ये देखो जिंगाओ तो बहुत ज्यादा होश में आ जाती है और जैसे ही हिजंग दोबारा ऑयल लगाकर सब करती है, लेकिन इस बार जिंगाओ बहुत ही बुरी तरह से रिप्लाई करती है और इसकी रिप्लाई में तो हिजंग और कुछ भी भूल नहीं पाता। और जैसे ही दोनों मैच खेलते हो जाती है और लास्ट राउंड आती है तो हिजंग की कुछ उसे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम इस मैच को हार जाओगे तो तुम जिंदगी भर और कोई भी मैच नहीं खेल पाओगे। ये देखो हिजंग तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इसके बाद उन दोनों की मैच स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर इस मैच को जिंगाओ जीत जाती है। ये देखो हिजंग की कुछ तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और कुछ सोचने लगती है और यहाँ पर जिंगाओ की मैच जीत गया होती है इसलिए वो तो बहुत ज्यादा खुश होती है और इस मोमेंट को सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। और ये सारी चीजें मिंगड़े का कोच देख रही होती है जिससे देखो उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गुस्से में स्टेज के अंदर आती है और सारी जज को बताने लगती है कि ये मैच को टेंगवान की टीम ने गलत तरीके से जीता हुआ है। ये देखो चेयरमैन डोंगू से बोलती है कि आपको पता तो है ना आप क्या बोल रहे हैं। और ये वजह से टेंगवान की सारी मेंबर सुनती है कि मिंगड़े का कोच टेंगवान के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि टेंगवान ने चीट किया है। और ये वजह से टेंगवान की मेंबर सुनती है उन्हें तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में मिंगड़े का कोच के पास जाती है और संगे मिंगड़े के कोच को बोलती है आपने बोला था कि अगर हम आपसे माफी मांग लेंगे तो हम आपके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए थे आप इस बात को जाने देंगे। तो मिंगड़े का कोच अपने बातों में हेरा फेरी करने लगती है और उन्हें बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने जो परेशान किया था मेरे स्टूडेंट को मैं उसे जाने दूंगा ना कि तुमने जो घटिया हरकत की उसे जाने दूंगा। और डिजंग उसे बताने लगती है कि तुमने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था कि हमने इलीगल रैकेट यूज किया था, इस वजह से तुमने चेकिंग भी की थी लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। और जैसे ही चेकिंग के बाद में मेरी बोतल के पास गया तो मेरे बोतल का ढक्कन खुला हुआ था और उसकी साइड में कुछ सफेद पाउडर लगा हुआ था और हमारे लॉकर के पास तुम्हारी टीम का मेंबर ही आई थी और तुम्हारी टीम के मेंबर मुझे ड्रग्स देने की कोशिश किया लेकिन मैं अच्छा हुआ कि वो पानी पिया नहीं है। और यहाँ पर जिंगाओ सारे मेंबर को पूछती है कि उसकी बोतल किसने छुआ था तो जिसे बताया थी कि उसकी बोतल मैंने छुआ था। और जिंगाओ डिजंग को बोलते कि अगर तुम उस बोतल से पानी पिए नहीं तो इस मैच को हमें जीते हैं। और उससे पूछते कि न जांच की है तुम्हें कैसे पता चला कि इस बोतल में ड्रग्स मिला हुआ है। तो डिजंग से बोलते कि क्योंकि तुम्हारा पुराना खिलाड़ी को भी ड्रग्स लेने का आदत है ना और इसलिए मुझे लगा कि तुम भी ड्रग्स लेते होगे। और इस बात पर तो मेंबर हैरान हो जाती है और यहाँ पर मिंगड़े का कोच सारे मेंबर के सामने उनका फाइल रख देती है और बताती है कि 20 साल पहले एक लड़का ऐसे ही ड्रग्स लिया था। और वजह से जिस होती है तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और यहाँ पर मिंगड़े का कोच उनको तो बहुत ज्यादा बुराई करने लगती है और यहाँ पर जिस से अपने पापा को इतना बुराई सुनती है तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और जैसे लड़ने के लिए जाने वाला होती है सारी मेंबर उसे रोक देती है। और यहाँ पर ये सारी बातें यूरन भी सुन रही होती है और उससे देखकर ऐसा लगती है कि उसमें उसकी भी कहीं ना कहीं हाथ है। और मिंगड़े को चेयरमैन डोंग को बोलते है कि 20 साल पहले यून भी ऐसा ड्रग्स लिया था लेकिन उसकी बात को पूरी तरह से दबा दिया गया। तो चेयरमैन डोंग बोलते कि हमें सबसे पुराना में मिस्टर जंग है, इस बार में वो ही बताएंगे। तो मिस्टर जंग उन्हें बताने लगती है कि टेंगवान की प्रिंसिपल हमें यून की ड्रग्स टेस्ट रिपोर्ट हमें दे दिया था और हमें रिक्वेस्ट किया था कि यून की ड्रग्स टेस्ट रिपोर्ट बाहर न लाए ताकि उसे जिंदगी जीने की और एक मौका मिल सके, इसलिए हम उसकी रिपोर्ट बाहर न लाए। तो चेयरमैन सारे मेंबर को बोलती है कि इसका मतलब कमेंट कभी किसी से छुपाया नहीं है। तो अभी चेयरमैन के पास कोई आती है और उसे कुछ देती है और कुछ बोल कर यहाँ से चल जाती है। मिंगड़े को चेयरमैन डोंग को बोल रही होती है कि टेंगवान के प्लेयर ने हमारे प्लेयर की पानी की बोतल में ड्रग्स मिलाने की कोशिश की जो कि इलीगल काम है और कमेटी किसी भी इलीगल काम में सपोर्ट नहीं करेगी। तो चेयरमैन डोंग बोलते कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कमेटी किसी भी इलीगल काम को सपोर्ट नहीं करेगी। और उन्हें पूछती है कि आपके टीम में हिजंग कौन है। तो हिजंग अपने हाथ खड़ा कर बताती है कि हिजंग मैं हूँ। तो चेयरमैन डोंग से पूछती है कि आप ब्रेक के टाइम में स्टोर रूम में क्या कर रहे थे और उन्हें बताती है कि मेरे सेक्रेटरी हॉल की सीसीटीवी चेक कर रहा था तो उसे पता चला कि आप ब्रेक के टाइम में स्टोरेज रूम पर गए थे और कम से कम आप यहाँ पर 5 मिनट ही थे। और उन्हें पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे लेकिन हिजंग तो कुछ ही बोल नहीं पाता और सारे मेंबर को चेयरमैन डोंग वही क्रिस्टन में भेजा हुआ रैकेट दिखाने लगती है और बताने लगती है कि इस रैकेट को मिंगड़े का टीम ने मैच 1 मैच 2 में इस्तेमाल किया है। तो मिस्टर जंग ने पूछती है कि तुम स्टोरेज रूम पर क्यों गए थे, क्या ये रैकेट तुम्हारी है। लेकिन इस बात पर हिजंग उसे कुछ ही बोल नहीं पाता और उसके साथ साथ मिंगड़े का सारी मेंबर चुप हो जाती है। तो गोइंग गुस्से में बोलती है कि तब तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रही थे तो अब तुम चुप क्यों हो गए, तुम्हें कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब क्यों नहीं देते। तो यहाँ पर मिस्टर जंग ने बोलती है कि तुम चाहोगे तो तुम चुप ही रह सकते हो क्योंकि हम इस रैकेट के साथ साथ वही पानी की बोतल को जांच करने के लिए भेजने वाले हैं। और चेयरमैन डोंग अनाउंस करती है कि कमेटी किसी भी इलीगल काम का सपोर्ट नहीं करेगी और इस केस का बहुत ही अच्छे से छानबीन करेगी और बताती है कि मिंगड़े की आरोप की वजह से हम इस मैच को डिसमिस नहीं कर सकते हैं और सेमीफाइनल को टेंगवान की टीम ने जीत गया है और वो कॉलेज कप की फाइनल पर क्वालिफाई कर गया है। और ये वजह से ही टेंगवान की मेंबर सुनती हो तो बहुत
बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जीसी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसकी सामने उसकी पापा की इतना बुराई की है ना, इसीलिए जो काम उसकी पापा ने किया नहीं है उस काम के लिए भी उनका बुराई हो रही होती है। इस वजह से जीसी तो बहुत ज्यादा उदास होती है। ये देखो जिंगहाओ से गले लगा लेती है और उसे समझाने लगती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जीसी और जिंगहाओ जा रही होती है तो जिंगहाओ देखती है कि जिसका मूड ऑफ है तो उसे बोलती है क्यों ना हम कहीं पर खाने के लिए चले, और इस बात पर जेसी एग्री हो जाती है। और जैसे ही दोनों आगे जा रही होती है तो जिंगहाओ अपने मॉम को देखती है और जैसे अपनी मॉम को देखती है तो भागते हुए उनके पास जाती है और उन्हें पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप कंपटीशन के बाद चली जाती है ना इसीलिए। तो जिंगहाओ की मॉम जिंगहाओ को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बर्थडे चली गई है और मैंने तुम्हें जानबूझकर कई साल तक इग्नोर किया है। और उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे एक मौका दोगे। और इस बात पर तो जिंगहाओ शौक हो जाती है और जिंगहाओ की मॉम को ऐसा लगती है कि जिंगहाओ ऐसा नहीं चाहता है, इसीलिए वो अपना हाथ वापस लेने लगती है। तो जिंगहाओ उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें बोलती है कि जरूर हम दोनों मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और इस बात पर तो जिंगहाओ की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि नेक्स्ट फ्राइडे हम दोनों मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। इस बात पर तो जिंगहाओ और भी ज्यादा खुश हो जाती है और ये सारी चीजें प्रिंसिपल लिन भी देख रही होती है और वो अपने बेटी को इतना खुश देख रही तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद जिंगहाओ की मॉम यहाँ से चली जाती है और जिंगहाओ भागते हुए जिसके पास जाती है उसे गले लगा लेती है और उसे बताने लगती है कि मेरी मॉम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है और वो मेरे लिए खाना ही बनाना चाहती है। तो जिस से बोलती है कि इसका मतलब मुझे तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो जिंगहाओ बोलती है कि क्यों नहीं बनाना पड़ेगा, मेरी मॉम मेरे लिए फ्राइडे के लिए खाना बनाएंगे तो तुम मेरे लिए सैटरडे पर खाना बनाओगे, अगर तुम्हारी खाना अच्छा नहीं होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और एक अच्छे से और सुंदर सी लड़की को ढूंढूंगा। और इस बात पर तो जीसी भड़क जाती है और दोनों जैसे ही मस्ती कर रही होती है तो इस टाइम पर चेयरमैन डोंग आ जाती है और जीसी ऐसे ही चेयरमैन डोंग को दिखती है और जिंगहाओ के पीछे छुपने लगती है। तो चेयरमैन डोंग उन्हें बताने लगती है कि स्कॉलरशिप बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करना होगा और उन्हें बोलती है कि कल तुम दोनों को मेरे घर में डिनर करने के लिए आना होगा, लेकिन जिंगहाओ उन्हें मना कर देती है और उन्हें बताने लगती है कि हम आपको परेशान करना नहीं चाहते। तो चेयरमैन डोंग उसे बताने लगती है कि मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगती है, ऐसे ही मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास कुछ काम है। इस बात पर जिंगहाओ जाने के लिए एग्री हो जाती है और चेयरमैन डोंग यहाँ से चल जाती है और जिंगहाओ जैसे ही पीछे घूमती है तो देखती है कि जीसी गुस्से में है और जीसी अचानक गुस्सा क्यों हो गई उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और दूसरी तरह डैनन अपनी सिलाई वाला मशीन लेकर बैठा हुआ होती है तो उसके पास एक कस्टमर आती है और उसे एक कपड़ा देती है, उसे बोलती है कि क्या तुम ये मेरे लिए सिला सकती हो। तो डैनन हाँ बोलती है। तो कस्टमर से पूछती है कि मुझे तुम्हें कितना पैसा देना होगा। तो डैनन से बोलती है कि अगर सिलाई के बाद आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे 30 युआन दे देना, नहीं तो आप ये फ्री में ले जा सकते हो। इस बात पर तो वो कस्टमर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस कस्टमर को ऐसा लग रही होती है कि डैनन एक लड़का है और ये वजह से डैनन को पता चलती है, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और ये सारी चीजें जीसी देख रही होती है। और जीसी डैनन के पास आते से बोलती है कि 1000 में चार्ज करने वाली आज कैसे 30 युआन ले रही है। तो डैनन उसे बताने लगती है कि ये मेरी शुरुआत है, इसलिए मैंने 30 युआन ली है और जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो और भी ज्यादा चार्ज करूंगा। और डैनन अपनी बुक पढ़ने लगती है तो जीसी उसे बताने लगती है कि मैं सेमीफाइनल जीत चुकी हूँ, लेकिन डैनन उसकी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो जीसी उसकी बुक छीन लेती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। तो डैनन अपनी बुक वापस मांगती है और उसे बोलती है कि मैं इस चिकनी की तरह टॉप स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना होगा। तो जीसी उसे पूछती है क्या तुझे इस चिकनी का स्टूडेंट बनना है। तो डैनन हाँ बोलती है और उसे बताती है कि लेकिन वो तो कोई मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा, वो तो हमेशा मुझे नीचा दिखाता रहता है। तो जीसी उसे एक एड्रेस देती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर चले जाओ तो वो तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेगा। और इस बात पर तो डैनन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी दुकान का ध्यान रखना, अभी मेरे पास 3 कस्टमर है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यह डैनन के साथ अपने प्रोजेक्ट क्लब ऑफ द क्राउड के लिए कपड़े खरीदने के लिए स्टोर में जाते हैं और वो डैनन को बताते हैं कि स्टोर सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर को ही कपड़े देगा और स्टोर में मैं रजिस्टर्ड हूँ और तुम मेरे बिना स्टोर में नहीं आ सकते। और यहाँ पर भी यह डैनन के ऊपर अपना हुक्म चला रही होती है और दूसरी तरह जिसे अपने लैंडलॉर्ड की स्टॉल में उनकी मदद कर रही होती है और उन्हें भी थैंक्स बोलती है कि आपने डैनन का मदद किया है। तो लैंडलॉर्ड उसे बोलती है कि ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे भी डैनन तो मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। और लैंडलॉर्ड जीसी को पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो और जैसी जीसी सुनती हो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और जैसे ही कुछ बोलने वाला होती है तो उससे पहले ही लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम तुम्हारी 100% देना है उसके साथ रहने के लिए, ताकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई भी पछतावा ना है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। और जैसी जीसी सुनती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर जेहू अपने सारी काम डैनन से ही करा रही होती है तो भी जीसी कॉल कर पूछती है कि डैनन कैसी है। तो जेहू बता देती है कि वो थोड़ा सा बेवकूफ जैसा है, लेकिन वो सारी बातें मानती है और उसे फ्री का असिस्टेंट देने के लिए थैंक्स भी बोलती है। और दूसरी तरह अंकल ली अपने ऑफिस में बैठा हुआ होती है तो उनके पास एक कलिक आती है और वो डैनन का दिया हुआ वही ब्रेसलेट देख लेती है और उसे पूछती है क्या ये आपका बेटी ने दिया है। तो अंकल ली उसे हाँ बोल देती है। तो उसकी कलिक उसे बोलती है कि ये गुड लक के लिए है, मेरी बीबी ने मुझे दिया है ताकि मैं सेफ रह सकूं। और इस बात पर तो अंकल ली को याद आती है कि डैनन ने उसे रोते हुए बोला था कि मुझे डिजाइनर बनना है। और इस बात पर तो अंकल ली को सोचने लगती है। और दूसरी तरह जय के पास स्टोर का मैनेजर आती है और उसे बताती है कि आपको ये सारी चीज का पे करना होगा। तो जय बताती है कि क्या आपको पता नहीं कि स्टोर का मेंबरशिप मेरे पास है। तो मैनेजर बताती है कि हाँ मुझे पता है कि स्टोर का मेंबरशिप आपके पास है, लेकिन कुछ दिन पहले डिजाइनर लू ने आकर इस मेंबरशिप को कैंसिल किया है। और ये वजह से जय सुनती है उसे बताती है कि मुझे किसी को कॉल करना है और साइड में जाकर अपने मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि क्या आपको पता नहीं है कि एक डिजाइनर के लिए उसका हेलमेट कितना जरूरी होती है। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि जब तक तुम लव ऑफ द क्राउड को छोड़ नहीं देते तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। तो जय गुस्से में बोलती है कि ये प्रोजेक्ट मेरे डैड के प्रति मेरी प्यार से
इंस्पायर है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को मुझे छोड़ने के लिए बोलोगे इससे बेहतर ही मैं डिजाइन छोड़ दूंगा बोलकर वो गुस्से में कॉल काट देती है। और ये सारी बातें डैन भी सुन लिया होती है और वो जेहू के पास आती है और उसे बताती है कि वो लोग पे करने के लिए बोल रहे हैं और उसे बोलती है कि क्यों ना हम कहीं पर सस्ते से फैब्रिक ले ले, लेकिन जेहू उस हिसाब से मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं मेरे प्रोजेक्ट में वही फैब्रिक यूज करूंगा। और इसके बाद वो घर में बैठा हुआ होती है और वो जहाँ से अपना लिमिटेड एडिशन पर्स लेकर आया होती है वहीं पर कॉल करती है और उन्हें वो वापस लेने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर जेहू तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में जिसी की तरह देखने लगती है और उसे बोलने लगती है कि तुमने पार्टी में मेरा जो हिल पहन कर गई थी वो लिमिटेड एडिशन था और तुमने उसे खो दिया था, इसलिए मुझे उस हिल का पूरा पैसा चाहिए। तो जिसी उसे बोलती है कि तुम मेरे घर में रहकर तुम मुझे ही पैसा मांग रहे हो। तो वो डैन की तरह देखने लगती है, उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी स्टूडेंट बनना है इसलिए तुम्हें फीस देना होगा। तो डैन अपने पर्स निकाल कर जेहू को पकड़ा देती है और जेहू उसके पैसे देकर बताती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो जिसी से पूछती है कि वो फैब्रिक कितना महंगी है, तो डैन बताती है कि बहुत ही ज्यादा महंगी है। इस बात पर जिसी को सोचने लगती है और अपने जितना भी सेविंग रखा होती है लाकर वो जेहू को दे देती है। और ये देखकर डैन को सोचने लगती है और डैन के पास भी जितना पैसा होती है और जेहू को दे देती है। ये देखकर जिसी डैन को बोलती है कि अगर तुम्हारे पास पैसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो डैन बताई थी कि मैं डिजाइनर क्लास ज्वाइन करने के लिए कुछ सेविंग कर रही थी और जेहू उन दोनों को बताई थी कि इतना पैसे भी काफी नहीं है। और इस बात पर तो जिसी हैरान हो जाती है और जाती है और अपना और भी जितना सेविंग होती है लाकर सारे दे देती है। जेहू बताती है कि ये भी काफी नहीं है और इस बात पर तो जिसी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और दोनों जिसी की तरह देखने लगती है। तो जिसी बताई थी कि पैसा डैड से नहीं मांगूंगा और इसके बाद वो दोनों डैन की तरफ देखने लगती है। तो डैन बताई थी कि तुम्हें तो पता है कि मेरे पापा से मेरा नहीं बनती है इसलिए मैं पापा से नहीं मांग सकता। और इसके बाद वो दोनों जेहू की तरह देखने लगती है। तो जेहू बताई थी कि अगर मैं पैसे जाकर मम्मी से मांगूंगा तो इस प्रोजेक्ट का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और इसके बाद डैन और जेहू एक साथ खड़ा हुआ होती है। तो डैन बताए थे कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो और किसी के पास तो पैसे होंगे। और इस बात से जेहू सुनते ही कुछ सोचने लगती है और दूसरी तरह जिससे बैठकर कुछ सोच रही होती है तो वो जिंगा को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तो जिंगा उसे मिलने के लिए कैफे में बुलाती है। तो जिस जिंगा उसे मिलने के लिए कैफे में जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरा मदद कर रहे हो इसलिए आइसक्रीम मेरी तरफ से। तो जिंगा उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि तुमने मेरी हर टाइम पर साथ दी है इसलिए आइसक्रीम मेरी तरफ से। और उसके बाद उन दोनों का आइसक्रीम आ जाती है। तो जिंगा जिसी को बोलती है कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ। तो जिसी जिंगा को आइसक्रीम खिला देती है। तो जिंगा बोलती है कि मैं भी तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा इसलिए तुम अपना आंखें बंद करो। और जिंगा अपनी जेब से एक नेकलेस निकालती है और जिसी को अपना आंखें खोलने के लिए बोलती है। और जिसी ऐसे ही नेकलेस को देखती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो जिंगा उसे बोलती है कि ये नेकलेस मैं तुम्हें पहना देती हूँ बोलकर जाकर वो जिसी को नेकलेस पहना देती है और वो जिसी को पैसे भी ट्रांसफर कर देती है। और उसे बोलती है कि तुम्हें जब भी कुछ भी जरूरत होगा तो तुम मुझे बता सकती हो। इस वजह से जिसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने लगती है। और उसके बाद जिसी अपने घर में बैठा हुआ होती है और जिंगा का दिया हुआ पैसा देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि इतना पैसा में जेहू का फैब्रिक हो जाएगा। और दूसरी तरह जेहू और डैन संगे आ रही होती है। तो हमें पता चलती है कि जेहू ने पैसा संगे से मंगा हुआ होती है अपने फैब्रिक के लिए। जैसे ही जिसी जेहू का आवाज सुनती है तो भागते हुए उसके पास जाती है। उसे बोलती है कि मेरे पास पैसा हो गई है। फिर वो देखती है कि जेहू ने तो ऑलरेडी फैब्रिक किन चुका है और जैसे ही संगे की तरफ देखती है और वो फैब्रिक देखकर जेहू की तरह देखती है तो वो समझ जाती है कि जेहू ने फैब्रिक के लिए संगे से पैसा लिया है। और वजह से उसे पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उन दोनों को डांटने लगती है। उन्होंने बोलती है कि तुमने मेरे नाम इस्तेमाल कर संगे से पैसा क्यों ली। तो जेहू उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि हमने तुम्हारे नाम इस्तेमाल नहीं की, मैंने संगे को बोला कि मैं पैसे तुमसे उधार ले रही हूँ और बाद में लौटा दूंगा। और डैन उसे बोलती है कि और तुम्हारी वजह से ही संगे ने हमें पैसा दिया है। और वजह से तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उसे बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना वो सिर्फ मेरा टीममेट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो डैन उसे बोलती है कि अगर हम संगे से पैसा नहीं लेते तो किसे लेते, क्या जिंगाओ से। तो जिसी बोलती है कि क्यों नहीं और उन्हें बताया है कि जिंगाओ ने मुझे पैसा दिया था। और वजह से वो दोनों सुनती है तो दोनों हैरान हो जाती है और जिसी गुस्से में उनसे बोलती है कि अगर इस बारे में जिंगा को पता चलेगा तो मैं तो उससे क्या बोलूंगा। और उसके बाद वो संगे से मिलने के लिए जाती है और वो दिया हुआ पैसा उसे वापस कर देती है। तो संगे से पूछती है क्या ये पैसा जिंगाओ ने दिया है। तो बता देती है हाँ ये पैसा जिंगाओ ने दिया है। और ये वजह से ही संगे सुनती है तो उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और जिसी से बोल देती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बारे में जिंगा को पता चले। तो जिंगा जिसी को पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं इसके बारे में जिंगा को बता दूं। तो जिसी से बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और संगे वो पैसा लेकर चल जाती है और जिसी से वापस आ रही होती है तो जिंगा से टकरा जाती है। और जिंगा जिसी को देखकर बोलती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि आज हम चेयरमैन डोंग से मिलने के लिए जाने वाले हैं। और वह जिसी सुनती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और इसके बाद वो दोनों चेयरमैन डोंग से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ पर जिंगा देखती है कि जिसी थोड़ा सा परेशान है तो उसे पूछती है क्या हुआ है, लेकिन जिसी से कुछ भी बोलता नहीं है। और उसके बाद वो दोनों चेयरमैन डोंग के घर में पहुंच जाती है और उसके बाद वो दोनों बैठकर खाना खा रही होती है। तो चेयरमैन डोंग सिर्फ यहाँ पर ओली के बारे में बात कर रही होती है और ये बात सुनकर जिसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। तो चेयरमैन डोंग से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। और उसके बाद वो जिसी को लेकर ओली के लिए प्रिपेयर किया रूम में जाती है और उसे बोलती है कि ओली बिल्कुल तुम्हारी उम्र की लड़की है। और उसे पूछती है कि ये सारी चीजें ओली को पसंद आएगा। तो जिसी मुंह के ऊपर ही बताई थी कि ओ मैं नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो जिंगा जिसी के पास जाकर उसे चुप करा देती है और चेयरमैन डोंग से माफी मांगने लगती है कि जिसी थोड़ा सा मुंह फड़े इसलिए अपने मुंह में जो भी बात आती है तो बता देती है। लेकिन चेयरमैन डोंग उसकी बात पर कोई भी बुरा नहीं मानता। और उसके बाद चेयरमैन डोंग उन दोनों को ओली के लिए बनाया हुआ वाटर प्रूफ दिखाने लगती है। ओली जैसे ही वाटर प्रूफ को देखती है उसे याद आती है कि वो बचपन में कैसे तितलियों के साथ खेलता था और उसे अपने बचपन याद आ जाती है। जैसे उसे याद आती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और जिसी को देखती है
कि उसका तबियत खराब होने लगती है तो परेशान हो जाती है। और इसके बाद वो तीनों बैठे हुए होते हैं तो चेयरमैन नंग जिसी को बोलती है कि मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही अली हो। और वजह जिसी वो बात को घुमाने के लिए जिंगा को बताने लगती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया इसलिए मुझे जाना होगा। और इसके बाद जैसे दोनों जा रही होती है तो चेयरमैन नंग जिंगा के हाथ में वो इडल देख लेती है, जिसे देख तो बहुत ज्यादा खुश रहती है। और वो जिंगा को पूछती है कि तुम्हारे पास इडल कहाँ है। और उसे बताती है कि जिस दिन जिसी मेरे से खो गया था इस दिन इस गुड़िया को मैंने बनाकर जिसी को दिया था। और इस बात पर तो जिंगा शौक हो जाती है। और जिंगा जैसे कुछ बोलने वाला होती है उससे पहले नहीं जिसी बताया था कि तुमने मुझे बोला था कि तुम एक गुड़िया टिंगवन के पीछे वाली गली उससे लिए थे। और इस बात पर तो जिंगा शौक हो जाती है और उसे याद आती है कि जिसी ने उसे वादा किया होती है कि इस गुड़िया के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे, इसलिए वो जिसका साथ देने लगती है। और इसके बाद दोनों जैसे जा रही होती है जिंगा अपनी गाड़ी को रोक देती है और उसे बोलती है कि क्या तुम ही अली हो। तो जिसे बताती है कि हाँ मैं ही अली हूँ। तो जिंगा उसे बताती है कि तुम्हें पता है ना चेयरमैन नंग तुम्हारी मॉम है और तुम्हें ढूंढने के लिए वो कितना परेशान है, क्या तुम्हें उनके लिए बुरा नहीं लगता। तो जिसे उससे गुस्से में बोलती है कि ये प्रॉब्लम हम दोनों का है और इसके बारे में और कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा डिसीजन का रेस्पेक्ट करो। बोलकर गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और जिंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आता और जिसे से आगे जाती है तो उसे अपने वही पुराना वाला घर दिखाई देती है। तो उसके पास जाती है तो उसे याद आती है कि उसकी मम्मी ने उसे कैसे अपने मतलब के लिए छोड़ दिया था। और इस बात पर तो जिसे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो यहाँ से चल जाती है। और दूसरी तरह डैंडन और जेही के प्रोजेक्ट में एक फैब्रिक का शॉर्टेज हो गई होती है, इसलिए वो दोनों तो बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होती है ना दूसरा खरीदने के लिए। जेही के अकाउंट में पैसा आती है और वो जैसे ही देखती है तो देखती है कि जॉनबे ने उसे पैसा भेजा होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डैंडन उसे बोलती है कि क्यों ना तुम इस पैसे में फैब्रिक खरीद लो, लेकिन जेही उसे मना कर देती है। तो डैंडन उसकी मोबाइल छीन लेती है और फैब्रिक खरीद लेती है और उसकी मोबाइल उसे वापस कर देती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं कि मेरी बॉयफ्रेंड कैसा होगा। जिसी को अपना पुराना दिन याद आ गई होती है इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपने घर में आती है तो वो देखती है कि उसके पापा काम कर रही होती है, इसलिए वो जाकर बाहर बैठ जाती है। तो भी जेही कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि जेसी परेशान है तो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जेसी उससे बोलती है कि तुम्हें इन सबसे कोई लेना देना नहीं। तो जेही उसे बोलती है कि ठीक है जिन्हें लेना देना है मैं उन्हें बुला देती हूँ। और जैसे अंकल उनको बुलाने वाला होती है तो जेसी उसे रोक देती है। और दूसरी तरह जिंगा जेसी को लेकर थोड़ा सा परेशान होती है क्योंकि जेसी को पता होती है कि उसकी मम्मी उसे ढूंढ रही है, फिर भी वो अपने मम्मी के पास नहीं जा रही है। और जिंगा अपनी मम्मी के अटेंशन पाने के लिए इतना सब करती है लेकिन उसकी मम्मी का अटेंशन उसे नहीं मिलता। और इस वजह से जिंगा तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी चेयरमैन डोंग की उसे मैसेज आती है और उसे मदद मांगती है कि तुमने इस डॉल जिससे लिया था उसे ढूंढने के लिए। और इस बात पर तो जिंगा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और दूसरी तरह जेसी जेही को बताती है कि मैं चेयरमैन डोंग की बेटी हूँ। और इस बात पर तो जेही शौक हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम इसके बारे में चेयरमैन डोंग को नहीं बताओगी। तो जेसी से पूछती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सारी बातें चेयरमैन डोंग से छुपाकर उनके साथ गलत कर रही हूँ। तो जेही उसे बताती है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, मेरी माँ एक कामयाब औरत है और लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी एक राजकुमारी तरह है, लेकिन ये सस्ती गाउन की तरह है जिसे लोग दूर से देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं। तो जेसी से पूछती है कि तुमने मुझे कोई बताया नहीं कि तुमने घर क्यों छोड़ा, क्या तुम्हारी मम तुम्हें प्यार नहीं करते। तो जेसी बताती है कि मेरी मम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और मुझे जो भी चाहिए होती है तो उसी वक्त वो चीज मिल जाती है। तो जेसी से पूछती है कि तो तुमने तुम्हारी मम के साथ लड़ाई क्यों की। तो जेही बताते कि दोनों की जिंदगी में सिर्फ हम दोनों है और मैं सबसे ज्यादा मेरी मम को प्यार करती हूँ और मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानती हूँ, लेकिन मेरी मम की मेरे डैड को लेकर इतना लापरवाही देखकर मैं मेरी मम के ऊपर थोड़ा सा नाराज हो गया था, इसलिए मैं घर छोड़ दिया। जिंगा जेसी को लेकर थोड़ा सा परेशान होती है, इसीलिए वो अपने मम को कॉल करती है और उसकी मम से पूछती है क्या कुछ हुआ है, लेकिन जिंगा उन्हें कुछ ही बोलता नहीं है। लेकिन उसकी मम समझती है कि जिंगा परेशान है तो उसे पूछती है कि अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो जिंगा बताती थी कि आप पहली बार मेरी फिक्र कर रहे हो और उन्हें बताया था कि मेरी एक दोस्त है जिसका एक डिसीजन में मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ और ये बात मुझे परेशान कर रही है। तो उसकी मम से बोलती है कि शायद उस डिसीजन के पीछे कुछ ना कुछ वजह होगा और उसे बताती है कि शायद वो दोस्त तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास है। तो जिंगा बताती है कि हाँ वो दोस्त मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। तो उसकी मम से बोलती है कि मैं रिलेशनशिप में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। तो जिंगा उन्हें बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उन्हें आराम करने के लिए बोलकर कॉल काट देती है। और जॉनबे अपने एक दोस्त के साथ पिंग पोंग प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसके पास जेही आती है। जेही को देखकर उसके दोस्त को बोलती है कि आज इतना ही प्रैक्टिस करेंगे और उसकी दोस्त जैसे जाने वाला होती है तो जेही उसके दोस्त के पास जाती है और उसे वो पानी की बोतल छीन लेती है और उसे बोलती है कि जॉनबे तुम्हारी पिंग पोंग में मदद कर रहा था और तुम ऐसे ही चली जाओगी। तो जॉनबे के दोस्त जेही के डर में जॉनबे को थैंक्स बोलकर यहाँ से चल जाती है और जेही जॉनबे के पास जाती है। जॉनबे जेही को बोलती है कि मुझे लगता था कि तुम आज बिजी हो लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इस टाइम पर बेबे भी जॉनबे को दोबारा मनाने के लिए उसके लिए कुकीज लेकर पिंग पोंग क्लब में आ गया होती है और जिसे उन दोनों को देखती है वो बाहर ही खड़ा हो जाती है। और जेही जॉनबे को बोलती है कि तुमने मुझे पैसा ट्रांसफर क्यों किया। तो जॉनबे बताती है कि जिंगा बोल रहा था कि मैं फैब्रिक के लिए पैसे की जरूरत था इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करना चाहा, अगर तुम्हें वो चीज पसंद नहीं तो मैं दोबारा पैसे नहीं भेजूंगा। तो जेही जॉनबे को बताने लगती है कि तुम मेरी हो इसलिए तुम्हारी सारी पैसा मेरा है, तुम नेक्स्ट टाइम भी पैसा भेजना कि मैं खर्च कर सकूं। तो जॉनबे उसे बताने लगती है कि मेरे ऊपर ही उनका जिम्मेदारी है और इस बात पर तो जेही हंसने लगती है और से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। और से बताती है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पोर्ट टी शर्ट बनाना चाहती हूँ जिसमें तुम कंफर्टेबल होकर खेल सको। और उसे बताती है कि मैं उसके लिए ऑलरेडी कपड़ा चूज कर चुकी हूँ। और इसके बाद वो जॉनबे की बॉडी का मेजरमेंट लेने लगती है। तो भी जॉनबे देखती है कि कुछ दोस्त उन दोनों के बारे में बात कर रही होती है कि जॉनबे की गर्लफ्रेंड उसकी कितना ध्यान रखती है और वजह से वो जेही को बताती है, जेही भी अच्छे घूमती है और उन्हें बताती है
कि क्या तुम्हें मरना है, और जैसे उसकी दोस्त सुनती है वो यहाँ से चल जाती है। और ये सारी चीजें बेबे भी देख रही होती है और उसे तो अपने किए की ओर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगती है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो रोने वाला है। तभी उसके पास जीसी आ जाती है। जीसी बेबे को जैसे ही देखती है वो समझ जाती है कि बेबे रोने वाला है, इसलिए वो बेबे को बोलती है कि मैं सारी चीजें मत देखो, और उसे बताया था कि मैं तुम्हारे बारे में जनवे से बात किया, लेकिन जनवे अपने डिसीजन बदलने के लिए राजी नहीं हुआ। और इस बात पर तो बेबे रोने लगती है। तो जीसी उसे गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि तुम रो मत, नहीं तो मैं तुम्हें देखकर रो पड़ूंगा। और प्रिंसिपल इन जैसे ही कॉलेज में आती है वो देखती है कि उन्होंने उनका इंतजार कर रही है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। और इसके बाद वो दोनों प्रिंसिपल इन के ऑफिस में बैठा हुआ होती है और उन दोनों को समझ में नहीं आ रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। तो यूरोन प्रिंसिपल इनको बोलती है कि मुझे पता है कि आप मेरे ऊपर नाराज है। तो प्रिंसिपल इन उनसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैंने उनको स्कूल से निकाल दिया इस वजह से तुम मेरे ऊपर नाराज हो, और इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपना जीत पर हमेशा अड़ा रहती हूँ ना, इसीलिए। और उसे बोलती है कि मैं पुराना ख्यालात का आदमी हूँ इसीलिए। तो यूरोन उन्हें बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे इसलिए मिलने के लिए नहीं है क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ। और उन्हें बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी भी आपसे नफरत नहीं की, मैं उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा छोटी थी और नादान भी थी। और उन्हें बताया था कि आज ये जो भी हालत है मेरी इसके जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ और इसके अलावा और कोई भी नहीं। तो प्रिंसिपल इनसे पूछती है कि तब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो यूरोन बताया था कि मुझे आपसे मिलने में शर्म आता था क्योंकि आप शान से जीने वाले आदमी है और आपके आसपास लोग आपका कितना इज्जत करते हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी बनकर आपका मजाक उड़ाया और मुझे ऐसा लगा कि इसमें सारी मेरी ही गलती है, इसलिए मुझे खुद के ऊपर नफरत होने लगी थी। आप सब कुछ सही करने के लिए मुझे विदेश भेज दिए पढ़ने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ समझने से पहले ही तरफ के नशे में मां बन गई और मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हूँ और मैंने अपना डिग्री भी कंप्लीट नहीं की और उसके बाद मेरी जिंदगी में झिंगावा आया और आप भी कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए और मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। तो प्रिंसिपल इनसे बोलती है कि तुम एक नंबर का पागल हो। और तभी प्रिंसिपल इनको याद आती है कि तभी यूरन प्रेग्नेंट थी और जिंगाओ को जन्म देने वाली होती है। तभी उसकी साइड में जिंगाओ की पापा होती है और उसे समझा रही होती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी बच्चा बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यूरन एक ही बार बोल रही होती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं मरना चाहती हूँ। और ये सारी बातें प्रिंसिपल लिन भी सुन रही होती है और यूरन को जैसे ही पता चलती है कि उसकी पापा उसे मिलने के लिए आए होते हैं वो साफ साफ मना कर देती है अपने पापा से मिलने के लिए है और वो एक ही बात बोल रही होती है कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, ना कि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। और डॉक्टर भी प्रिंसिपल लिन को समझा दिया होती है कि वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है और प्रिंसिपल लिन यूरन को बताया थी कि इस टाइम पर मुझे पता चला कि तुम डिप्रेशन हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं गया ताकि तुम्हें तुम्हारा पुराना दिन वापस याद ना आए, नहीं तो तुम्हारी तबियत भी खराब हो सकता था। और उस टाइम पर जिंगा बहुत ही ज्यादा छोटा था और उसे बताती है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए गया था जब तुम बेहोश थी। और इस बात पर तो यूरन रोने लगती है और अपने पापा को बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ मेरी ही गलती है। तो प्रिंसिपल ने उसे बताया था कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा गलती नहीं है, मैं भी बेवकूफ था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने टीचिंग करियर में कई सारे लोग को जाना है लेकिन मैं अपनी बेटी को ही नहीं पहचान पाए। और इस बात को लेकर वो दोनों तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और यूरन अपने पापा को गले लगा लेती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में 20 साल से जो गलतफहमी होती है वो दूर हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर चेयरमैन डोंग जिंगहाओ से मिलने के लिए आती है और उसे वही टिंगवान की गली में ले जाती है जहाँ पर की वही ठेला लगता था और उसे पूछती है कि तुमने किस दुकान से ऑर्डर लिया था। तो जिंगहाओ बताया कि वो यहाँ पर नहीं है, शायद वो यहाँ से चला गया होगा। तो चेयरमैन डोंग से बोलती है कि मैं सबसे अच्छा आर्टिस्ट ढूंढूंगा, तुमने जिससे डर लिया था जितना भी तुम्हें चेहरा है तुम उसे बता देना, वो हुबहू ही छाप लेगा और उसके बाद मेरी ओली मुझे वापस मिल जाएगा। और जिंगहाओ देखती है कि चेयरमैन डोंग ओली के लिए कितना तड़प रहे हैं, ये देखकर उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लगती है। और जिंगहाओ चाहकर भी ये सारी बातें चेयरमैन डोंग को नहीं बता सकता क्योंकि उसने जीसी से प्रॉमिस किया होती है ना, इसीलिए। लेकिन जिंगहाओ को तो चेयरमैन डोंग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रही होती है क्योंकि उसे पता होती है कि किसी चीज को पाने के लिए तड़पने कैसे होती है, क्योंकि वो अपने मोम का अटेंशन पाने के लिए बहुत सारा तड़पा हुआ है और आखिरकार उसकी मोम का अटेंशन से मिल गया है, इसलिए उसे चेयरमैन डोंग की दर्द का एहसास अच्छी तरह से पता है। और यहाँ पर बेबे और जीसी बैठे हुए होते हैं तो बेबे जीसी को बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही मेरे साथ हो। तो जीसी बेबे को बोलती है कि ऐसा नहीं है, जब से मैं टिंगवान में आई हूँ तब से तुम मेरे साथ हो, तुमने तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है। और इस बात पर तो बेबे खुश हो जाती है और इसके बाद वो दोनों अपना अपना कुकीज निकालती है और एक दूसरे को बोलती है कि हम ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। और इसके बाद वो दोनों जैसे ही एक साथ कुकीज खा रही होती है तो उनकी साइड में जिंगहाओ आती है और बेबे जिंगहाओ को देखकर जीसी को बोलती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और वो यहाँ से चल जाती है। और जीसी जिंगहाओ के पास जाती है तो जिंगहाओ जीसी को बोलती है कि मेरे पास चेयरमैन डोंग आई थी और उन्होंने मुझे इसी जगह ले गई थी जहाँ पर मैंने कभी गया नहीं, असल में वो टिंगवान की गली के बारे में बता रही थी। और उसे बताती है कि उन्होंने मुझे उसी इंसान के बारे में पूछा जिस इंसान को मैंने कभी दिखा नहीं है और उन्होंने मुझे उस इंसान का चेहरे के बारे में बताने के लिए बोला और मैंने उन्हें एक झूठा दिलासा दिया। और उसे पूछती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम्हें चेयरमैन डोंग के लिए बुरा लगती है, इसीलिए चलो हम चेयरमैन डोंग से मिलने के लिए जाते हैं। और जैसे वो जिसी का हाथ पकड़ कर जाने वाला होती है तो जिसी अपना हाथ छोड़ा लेती है और उसे बोलती है कि मुझे उनसे नहीं मिलना है। तो जिंगहाओ उससे मुझसे बोलती है कि तो उसका वजह मुझे बताओ। तो जिसी होता है कि मुझे उनसे नफरत है, वो अभी जैसी है वो बचपन में वैसी नहीं थी। तो जिंगहाओ से बोलती है कि चेयरमैन डोंग बता रही थी कि वो बचपन में तुम्हारे अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए, इसलिए उसका भरपाई भी करना चाहते हैं। तो जिसी गुस्से में बोलते हैं कि कुछ चीज का भरपाई नहीं हो सकती। तो जिंगहाओ गुस्से में बोलती है कि गलत सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, जब मेरी मम मुझे छोड़कर चली गई
थी मैं 4 साल का था। तो जीसी उसे गुस्से में बोलती है कि तुम तुम्हारी मॉम के साथ चेयरमैन डंग को कंपेयर मत करो। तुम्हारी मॉम तुम्हें इसीलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि उन्हें डिप्रेशन था और वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती है, और चेयरमैन डंग वो एक मतलबी औरत है। फिर भी जिंगाओ जिसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बोलती है कि तुम्हें जाकर चेयरमैन डंग से मिलना चाहिए, लेकिन जीसी तो उसे साफ साफ मना कर देती है। तो जिंगाओ गुस्से में जीसी को बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं जिसे प्यार करती हूँ उसके पास दिल ही नहीं है। तो जीसी भी गुस्से में बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मेरे पास दिल ही नहीं है, बोलकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और जीसी उसी जगह जाती है जिस जगह में वो बचपन में रहता था। तो अभी उसे याद आती है जब वो अपने घर ढूंढ लिया था और वापस आया था तो उसने देखा था कि उसकी मम्मी और उसके पापा उसकी सारी सामान फेंक रही होती है और बोल रही होती है कि हमें वो बच्चे नहीं चाहिए। इसलिए जीसी वापस घर नहीं जाता और वो यहाँ से चली जाती है। और जीसी ऐसे आगे जाती है तो बारिश होने लगती है। वो उसी स्टोर के बाहर पहुंच जाती है जिस स्टॉल के बाहर वो बैठा हुआ होती है और यून ने उसे देख लिया होती है। और यून को जैसे ही पता चलती है कि जीसी बीमार है तो उसे हॉस्पिटल लेकर गया होती है। और जीसी ऐसे ही बारिश में भीगती हुई जा रही होती है तो बेबी उसे देख लेती है और उसे पता चल जाती है कि जीसी तो बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो जीसी का पीछा करने लगती है। तो भी वो देखती है कि जीसी तो सिर्फ एक मामूली सी घर में जा रही है। ये देखकर बेबी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जीसी ऐसे अंदर जाती है और यून जैसे ही जीसी को देखती है कि वो बारिश में बुरी तरह से भीग गया होती है तो उसके पास टॉवल लेकर आती है और उसे बोलती है कि तुम बारिश में क्यों भीग रही थी, अगर तुम बारिश में भीगती रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तो जीसी रोने लगती है और वो अपने पापा से माफी मांगने लगती है और उन्हें बता देती है कि मैंने आपसे झूठ बोला है। तो यून से बोलती है कि ऐसे भी मैं तुम्हारी सारी गलती को माफ करती हूँ और उसे चुप होने के लिए बोलती है। लेकिन इस बार जीसी चुप नहीं होता और भी ज्यादा रोने लगती है और होते हुए उनको बताया थी कि उस दिन मैंने घूमने गई थी, मुझे छोड़ दिया गया था और बताया था कि मुझे मेरे बारे में सब कुछ पता था और मैं कहाँ पर रहती थी ये भी मुझे पता था और मेरी माँ के बारे में मुझे पता था और मैं इसलिए आपको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मेरे अंदर डर था कि अगर आपको सच्चाई पता चलती है तो आप भी मुझे छोड़ देते, बोलकर तो रोने लगती है। तो यून उसे गले लगा लेती है और उसे बोलती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरह बेबे उसे भी पता चल जाती है कि जीसी कोई डिजाइनर फैमिली की लड़की नहीं है, उसके पापा एक मामूली सा कारपेंटर है। तभी वो देखती है कि जियाहू और डैनन नहा रही होती है। तो जियाहू डैनन को बोलती है कि तुम इस फैब्रिक को बारिश में मत भिगाना, नहीं तो मैं तुमसे ही पैसा लूंगा। तो डैनन जियाहू को बोलती है कि तुम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जीसी से पैसा ले लेना, कल देर रात तो तुम साथ में बैठकर गप्पा मार रहे थे और ऐसा ही बेस्ट फ्रेंड करते हैं, बोलकर वो जीसी जिस घर में गया होती है उसी घर में घुस जाती है। और डैनन को ऐसा लगती है कि जीसी का बेस्ट फ्रेंड जियाहू है और इस बात पर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उसे याद आती है कि जनबे के बदले उसी लड़का ने उसके साथ मूवी देखा होती है और उसे ऐसा लगती है कि जीसी उसे जनबे से इसलिए दूर रखना चाहता था ताकि जियाहू उसका करीब जा सके, इसलिए उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो जीसी से बदला लेगा। और उसके बाद जियाहू और जीसी का कॉम्पिटिशन का दिन आ जाती है, इसलिए जीसी उन दोनों को टैक्सी में बैठा कर यहाँ से भेज देती है। और दोनों जैसे ही पहुंचती है वो देखती है कि वहाँ पर तो जनबे पहले ही आया होती है। ये देखो जियाहू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो भी उसे पता चलती है कि उसकी एक प्रोजेक्ट की सामान टैक्सी में रुक गया है और जैसे जनबे को पता चलती है वो भागती हुई टैक्सी के पास जाती है और उसे रुकने के चक्कर में वो नीचे गिर जाती है। ये देखो जियाहू तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जनबे के पास जाती है, उसे बोलती है कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो जनबे उसे बताया था कि ये घाव इतना गहरा नहीं है और वो जाकर जियाहू का सामान लेकर आती है और उसे दे देती है। जनबे जियाहू को पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या जनबे से। तो जियाहू उसे बताया था कि मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता था और इस बात पर तो जनबे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जियाहू को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और जनबे को जैसे होश आती है कि वो बीच रास्ते में है तो जियाहू को बताया था कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन जियाहू कुछ सोचने लगती है और जाकर जनबे को किस कर देती है। ये देखो जनबे तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और ये सारी चीजें दूर खड़ा होकर डैनन भी देख रही होती है और उन दोनों को किस करता हुआ देख कर वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। और उसके बाद हमें डायरेक्टली डिजाइनिंग कंपटीशन में दिखाया जाता है जहाँ पर की जियाहू अपना डिजाइनिंग ऑफ द क्राइड सारी मेंबर को दिखाती है और उसकी डिजाइनिंग तो सारे मेंबर को बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और इसे देखकर मेंबर उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। और यहाँ पर डिजाइनर लोग के पास उनकी एक दोस्त बैठा हुआ होती है और उन्हें बोलती है कि जियाहू का डिजाइनिंग सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उसकी नेम लव ऑफ द क्राउड वो भी फैशनेबल है। जरूर वो अपने मॉम को दिखाना चाहता है कि वो अपने मॉम को कितना प्यार करता है और माँ बेटी में कितना प्यार है। और इस बात पर तो डिजाइनर और उससे कुछ भी बोलते नहीं है और उसकी हर बात पर हाँ के ऊपर हाँ बोल रही होती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद जियाहू अपने मॉम से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बोलती है कि मुझे नहीं लगता था कि आज यहाँ पर आप आने वाले हैं। तो उसकी मॉम से बोलती है कि जज होने के खातिर मुझे यहाँ पर आना ही था। तो जियाहू से बोलती है कि बदकिस्मती से मैं एक स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं सिर्फ डिस्प्ले किया, अगर मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट किया होता तो आप मुझे कितना पॉइंट देते। तो उसकी मॉम से बोल देती है कि 0 पॉइंट। इस बात पर तो जियाहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि आपका टेस्ट इतना घटिया है और उससे बोलते है कि क्या आपको लोगों की तालियों का आवाज सुनाई नहीं दिया। तो उसकी मॉम से बोलती है कि यहाँ पर मौजूद किसी भी लोगों की तालियां और उनकी छोटी तारीफ से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसे होता है कि मेरे सामने प्यार का कोई भी मतलब नहीं है, बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। और ये सारी बातें जियाहू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और दूर से खड़ा होकर जनबे जियाहू और उसकी मॉम को देख रही होती है और जनबे को पता चल जाती है कि जियाहू का फिर से उसकी मॉम के साथ लड़ाई हो गया है और उनका सही से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होती है, इसलिए वो चारों मिलकर पार्टी कर रही होती है। तो जनबे जियाहू को उसकी पूरी नाम पर टोंग जियाहू बुलाती है और उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है उसके प्रोजेक्ट के लिए। तो जियाहू से बोलती है क्या तुम अभी भी मुझे मेरी पूरी नाम पर बुलाओगे। तो जनबे उसे जियाहू बुला देती है और ये वजह से वो दोनों सुनती है, वो दोनों तो उनके ऊपर हंसने लगते हैं। तो जियाहू ने बोलती है कि तुम दोनों हमारे मजाक
मजाक उड़ाना बंद करो। और डैनान को जैसे ही थोड़ा सा चढ़ जाती है तो वो जनबे के पास चली जाती है और उसे बोलती है कि तुम जेहू का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाती है। और उसे बता देती है कि इस प्रोजेक्ट के टाइम पर उसने मुझे कितना परेशान किया है और उसका शिकायत लगाने लगती है। और जेहू उदास होकर खड़ा हुआ होती है तो उसके पास जीसी आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम अभी तुम्हारी मम के बारे में सोच रहे हो? अब तो कंपटीशन खत्म हो गया है, फिर भी तुम घर नहीं गई, क्या तुम तुम्हारी मम को मिस नहीं करते? तो जेहू से बोलती है कि मैं उन्हें क्यों मिस करूंगा, वो तो मुझे मिस नहीं करते और उन्होंने मुझे इतना जल्दी बुला दिया, बिल्कुल डैड की तरह, इसलिए मुझे अभी उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। और इस बात पर तो जीसी हंसने लगती है और उसे बोलती है कि अगर डिजाइनर एक पत्थर दिल इंसान होगी तो उनकी बेटी कैसी होगी? तो जीसी उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे ये बोलना चाहती हो कि मैं एक पत्थर दिल इंसान हूँ? तो जीसी बोल देती है कि हाँ, लेकिन उसे बोलती है कि तुम दिल की अच्छी हो, इसका मतलब तुम्हारी मम भी दिल की अच्छी है। अगर तुम तुम्हारी मम के साथ सही से बात करोगी तो तुम दोनों में जितना भी गलतफहमी होती है सारी क्लियर हो जाएगी। और इस बात पर शायद जेहू को समझ में आ गया होती है, वो डिसाइड कर लिया होती है कि वो अपने मम से सही से बात करेगा। और अगले दिन जेहू पहुंच जाती है अपनी मम से बात करने के लिए। तो उसकी मम से देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जेहू बता देती है कि मैं मेरी सामान लेने के लिए आई हूँ। तो उसकी मम से बोलती है कि तुम यहाँ से तुम्हारे सारे सामान लेकर चली जाओ ताकि तुम्हारी कोई भी सामान दिखना ना जाए। और जैसे उसकी मम जाने वाला होती है तो जेहू उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मैं मेरे पापा के भी सामान लेने के लिए आई हूँ। तो डिजाइनर लोग जेहू को बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये घर मेरी है। तो जेहू ने बोलती है कि जब मेरे पापा का बनाया हुआ वेडिंग ड्रेस देखती हूँ मुझे ऐसा लगती है कि वो जस्ट न्यू बनाया हुआ है। आपने 20 साल तक उसे के साथ अच्छे से संभाल कर रखा और मुझे ऐसा लगता था कि आप पत्थर दिल इंसान है, क्योंकि आपने मेरे पापा के सारे सामान अपनी जिंदगी से दूर कर दिया ना, इसीलिए तो आपने मेरी नाम लोंग जियो के बदले टोंग जियो क्यों रखा। और इस बात पर जैसे उसकी मम सुनती है उसे बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन जेहू रुक जाती है और उसे बोलती है कि मुझे लगता था कि आप मेरे पापा को भूल चुके हो, लेकिन उसका उल्टा है, अभी भी आप मेरे पापा को भूल नहीं पाए। आपकी जिंदगी में कई सारे लोग आए लेकिन आपने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसकी मम्मी से बोलती है कि तुम सारी चीजें बंद करो। और जैसे ऊपर जाने वाला होती है तो जेहू उनके पास भागते हुए जाकर बता देते कि मैं पापा के सारे सामान आपके कमरे में रख दिया हूँ। और उन्हें बताती है कि डैड को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं, इसलिए आप उन्हें जाने दीजिए और मेरे बारे में सोचिए। और इस बात पर तो उसकी मम्मी से कुछ ही बोलता नहीं है। और जैसे ही अपने रूम में जाती है तो उसे वही वेडिंग गाउन दिखाई देती है, तो उसे अपने सारी पुराना दिन याद आ जाती है। रोज जाकर वही वेडिंग गाउन पहन देती है और जैसे ही मिरर के सामने आती है तो उसे जेहू के पापा दिखाई देती है और वो जैसे उन्हें देखती है उन्हें गले लगा लेती है और आपने जितनी भी दिल की बात होती है सारी बात उन्हें बता देती है। और वो फाइनली यहाँ पर जेहू के पापा को गुड बाय बोल देती है और उसे दिखाई देती है कि जेहू के पापा उसके सामने से कैसे गायब हो गई। ये देख रू तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और ये सारी चीजें भी जेहू देख रही होती है और जेहू समझ जाती है कि उसकी मम को भी मूव ऑन करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगा। और प्रोफेसर सारे स्टूडेंट को बताती है कि जेहू लव ऑफ द क्राउड कामयाब हुआ है और इसके लिए सारे मेंबर क्लैप करने लगते हैं। और वो जैसे ही जाने वाला होती है तो जिसको बोलती है कि तुम मुझे ऑफिस से आकर मिलना। तो जिसी उनसे मिलने के लिए ऑफिस में चली जाती है और जैसे ही वापस आती है तो बेबी उसे पूछती है कि क्या प्रोफेसर ने तुम्हें डांटा है? तो जिसी उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि प्रोफेसर ने मुझे इनकरेज किया है। तो बेबी उसे बोलती है कि इसका मतलब तुम्हें कोई पढ़ाई में मदद कर रहा है और उसे पूछती है कि तुम्हें पढ़ाई में कौन मदद कर रहा है? तो जिसी होता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, ये पर्सनल मामला है ना, इसीलिए। और इसके बाद बेबी इसके बारे में उससे और भी कुछ पूछता नहीं है और उसे बोलती है कि क्यों ना हम शाम को कहीं पर शॉपिंग करने के लिए चले। तो जिसी उसे बताती है कि जाने का तो मन है लेकिन पास में टाइम नहीं है। तो बेबी उसे पूछती है क्या तुम जिंगाओ के साथ जाओगे? तो जिसी उसे कुछ भी भूलता नहीं है। तो उसे पूछती है क्या तुम्हारे जिंगाओ के साथ दोबारा लड़ाई हो गई है? फिर भी जिसी उसे कुछ भी भूलता नहीं है। तो बेबी उसके बाद उससे और भी ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल लिन को उनकी बेटी यूरन कॉल करती है और उन्हें पूछती है कि आपके पास टाइम है? तो प्रिंसिपल लिन बताती है कि हाँ मेरे पास टाइम है। तो यूरन से बताती है कि मैं जिंगाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और उन्हें आने के लिए बोलती है। और इस बात पर प्रिंसिपल लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आने के लिए भी एग्री हो जाती है और उसे बताती है कि तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना। और इस बात पर तो यूरन भी एग्री हो जाती है। तो भी जिंगाओ आ जाती है और प्रिंसिपल लिन को बताती है कि मैं अर्ली स्कॉलरशिप का सारी डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया हूँ और बोलकर जैसे ही जाने वाला होती है तो प्रिंसिपल लिन उसे रोक देती है। तो जिंगाओ ने पूछती है कि क्या आप मेरी फिर से क्लास लेने वाले हैं? तो प्रिंसिपल लिन उसे बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था, इस फ्राइडे वो तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। और उसे पूछती है कि तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे पता है कि तुमने कभी भी हमसे कुछ मांगा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं है। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जिंगाओ ने बोलती है कि मैंने भी कहीं पर पढ़ा था कि सीखने का कोई भी उम्र नहीं है और हर चीज सिखाई नहीं जा सकती। और उन्हें बताती कि आप ये पहली बार मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल लिन जिंगाओ को बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूं। तो जिंगाओ प्रिंसिपल लिन की कॉम्प्लीमेंट के लिए उन्हें थैंक्स बोलती है। और जैसे ही जिंगाओ जाने वाला होती है तो प्रिंसिपल लिन उसे रोक देती है और उसे बताती है कि चेयरमैन डोंग ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें उनकी बेटी ओली के बारे में कुछ नहीं पता चला है और उन्होंने इस पेपर पर आर्ट भी दिया था। और जिंगाओ जैसे उस आर्ट को देखती है उसे याद आती है कि ये वही स्केच होती है जिस स्केच के बारे में वो चेयरमैन डोंग को बताया था, इसलिए उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लगती है। और प्रिंसिपल लिन बताती है कि चेयरमैन डोंग बता रहे थे कि तुमने उनकी बहुत ज्यादा मदद की, इसलिए उन्होंने तुम्हें थैंक्स भी बोला है। तो जिंगाओ ने और कुछ बोलता नहीं है और यहाँ से चल जाती है। और जिंगाओ को तो चेयरमैन डोंग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रही होती है, इसलिए वो यहाँ से चल जाती है। और वो जैसे जाती है वो देखती है कि जिसी उसके सामने से आ रही होती है, लेकिन जिसी से कोई बात नहीं करता और जैसे ही चली जाती है तो जिंगाओ से रोक देती है। तो जिसी को मुझसे पूछती है कि क्या हुआ है? तो जिंगाओ से बोलती है क्या तुम्हें पिंग पोंग क्लब में प्रैक्टिस नहीं करना है? जिसी से बोलती है कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करोगी क्या तुम मुझे टीम से निकाल दोगे? और ऐसे भी तुम निकाल दो, तुम्हें तो लगता है मैं एक पत्थर दिल इंसान हूँ। तो जिंगाओ से पूछती है क्या तुम मुझे जानबूझकर लड़ रहे हो? और सोचती है हम
कितना मेहनत कर यहाँ पर आए हैं और सारी प्लेयर का ऑलरेडी नाम रजिस्टर हो चुका है। अगर तुम इस टाइम पर इस गेम को छोड़ दोगे तो हम इस गेम को हार जाएंगे। क्या तुम्हारे लिए कॉलेज कप का कोई वैल्यू नहीं है? तो जीसी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिंगा बताती है कि ठीक है, तुम आकर मेरे साथ प्रैक्टिस करो बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन वापस आकर बताती है कि मैं चेयरमैन डोंग को लेकर तुम्हें और मजबूर नहीं करूंगा। तो जीसी पूछती है कि क्या तुमने तुम्हारा इरादा बदल दिया है? तो जिंगा उसे मना कर देती है और बता देती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम एक दिन समझदारी से और सही फैसला लोगे। तो जीसी बता देती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कभी भी तुम जो चाहती हो उसका फैसला ले पाऊंगा। तो जिंगा बता देती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तो जीसी पूछती है कि तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा क्यों है? तो जिंगा बता देती है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। और इस बात पर तो जीसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिंगा जिसके पास जाती है उसके हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चलो हम बिंग का प्रैक्टिस करते हैं बोलकर उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। और जनवे जेहू का भेजा हुआ एड्रेस देख रही होती है तो पीछे से गोइंग कर उसे डरा देती है और जनवे जैसे ही गोइंग को दिखती है अपना मोबाइल छुपाने लगती है। तो गोइंग उसे बोलती है कि तुम उसे क्या छुपा रही हो? तो गोइंग उसे बता देती है कि जेहू ने एक ड्रेस मेरे लिए बनाया होती है, वही भेजा है मैं देख रही हूँ। लेकिन गोइंग उसके ऊपर भरोसा नहीं करता और उसे दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन जनवे उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से भागने लगती है। तो गोइंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और यहीं पर जिंगा और जीसी पिंग पोंग का प्रैक्टिस कर रही होती है। तो जिंगा के पास एक कॉल आती है तो बात करने के लिए बाहर चल जाती है और उनकी बात सुनकर जिंगा तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। और उसके बाद जीसी और संगे बैठे होते हैं तो जीसी संगे से पूछती है कि जिंगा कहाँ गया? वो बोल रहा था कि उसे डबल प्रैक्टिस करना है। तो संगे बता देती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो जीसी बताती है कि ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ और अपना मोबाइल को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपना मोबाइल नहीं मिलता। तो यहाँ पता चलती है कि उसका मोबाइल तो बेबे के पास होती है और बेबे उसी मोबाइल और किसी को देती है और उसे बोलती है कि तुम इस मोबाइल को अनलॉक करो और अंदर क्या है उसे चेक करने के लिए बोलती है। और जैसे ही वापस आ रही होती है उसका टक्कर जेहू से हो जाती है और जेहू उसे देखकर गुस्से में उसे बोलती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, किसी ने मुझे तुम्हें माफ करने के लिए बोला, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। तुम्हें पता तो है ना तुमने जनवे को धोखा दिया है, इसलिए जनवे मुझे बार बार यही पूछ रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो या जिंगा से प्यार करते हो। ये सारी चीज तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे आसपास लोग अच्छी है इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। जब तक अपने हाथ में रहोगे तब तक सही रहोगे बोलकर गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और ये सारी बातें पर तो बेबे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। और दूसरी तरह जिंगा अपने मॉम से मिलने के लिए जाती है तो उसकी मॉम से पूछती है क्या तुम तुम्हारे दोस्त के लेकर अब तक परेशान हो और मुझे पता है कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और इस बात पर तो जिंगा शौक हो जाती है और उन्हें पूछती है कि आपको कैसे पता चला? तो उसकी मॉम उसे बताई थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिल चुकी हूँ, उसे एक बार मिला हूँ लेकिन बता सकती हूँ कि वो क्या अच्छी लड़की है। तो जिंगा उसे बताई थी कि वही उनकी बेटी है। और इस बात पर तो उसकी मॉम शौक हो जाती है और जिंगा वही बोतल उनके सामने रखती है और उन्हें बोलती है क्या इसमें आपका फिंगरप्रिंट है और आप तो उनसे प्यार करते थे तो आपने उनको ड्रग्स क्यों दिया? और इस बात पर तो उसकी मॉम चुप हो जाती है और कुछ समय के बाद वो जिंगा को सारी सच्चाई बता देती है। अगर ये उनको स्कॉलरशिप मिल जाता तो हम दोनों मिलकर बाहर पढ़ने के लिए जा सकते थे, नहीं तो हम दोनों को ब्रेकअप करना होता। इसीलिए मैं हिजंग से मिलने के लिए गया था और उसे रिक्वेस्ट किया था कि तुम इस मैच को जानबूझकर हार जाओ, लेकिन हिजंग ने मुझे मना कर दिया और उसने मुझे बोला था कि अगर इसके बारे में उनको पता चल गया तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने हिजंग के पानी में ड्रग्स मिला दिया। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो पानी उनके पास कैसे पहुंच गया और यून ने वो पानी पी लिया, इसलिए वो मैच के टाइम में वायलेंट हो गया और अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला कर दिया, इसलिए उनको स्कूल से निकाल दिया गया। मैंने अपने पापा को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया लेकिन मेरे पापा मेरी कोई भी मदद नहीं की और मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिए और वहाँ पर मैं तुम्हारे पापा से मिली और नशे की हालत में माँ बन गई और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस सब के बारे में पता चले, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ। और उसे बताया थी कि और मैं उस टाइम पर पुलिस को सारी सच्चाई बताने की कोशिश की लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाया और मैं सुसाइड करने की भी कोशिश की थी लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाया। और उसे बताया थी कि मुझे हमेशा डर लगा रहता था मेरी वजह से जिनका लाइफ बर्बाद हो गया है, अगर उन्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और जिंगा को जैसे ही पता चलता है कि उसकी मॉम ने कितना झेला है और वो कितना झेल रही है उनके लिए उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लगती है और जिंगा की मॉम सारी बातें जिंगा को बता रही होती है और बताते बताते वो भी रो रही होती है और जिंगा अपने मॉम के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है और उन्हें शांत करने लगती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरह कल्लू के पास उनकी एक कलीग आती है और उन्हें एक लिस्ट देती है और उन्हें बताती है कि ये सारी चीजें टेंगवान की रिसर्च लैब से गायब हुआ है और इनमें से कोई भी अगर कुछ लेती है वो वायलेंट हो सकता है और अपना आपा खो सकती है। तभी अंकल लोग को याद आती है कि 20 साल पहले ऐसा ही उनके साथ हुआ था, किसी ने उनको ड्रग्स दे दिया था जिस वजह से यून वायलेंट हो गया था और वो सोचने लगते हैं कि अगर ये एलिमेंट जिसने चुराया है मैं इसे पकड़ लूंगा तो इनको किसने ड्रग्स दिया था इस बारे में उसे पता चल जाएगा। और उसके बाद वो अपने पापा से मिलने के लिए जाती है और उन्हें पूछती है कि प्यार के लिए कोई किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ करती है तो क्या हमें उसे माफ कर देना चाहिए? तो उसके पापा उसे बोलती है कि गलती कोई भी क्यों ना करे उसका सजा उसे मिलना चाहिए। तो जिंगा उन्हें बताई थी कि मैं माँ से मिलने के लिए गया था और हम दोनों उनकी पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे थे, तो भी मुझे पता चला कि मैं धोखा और पाप की निशानी हूँ। उसके पापा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जिंगा उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह हमें जिसी और डैनन को दिखाया जाता है जहाँ पर जिसका मोबाइल हज गया होती है, इसलिए वो जिंगा का दिया हुआ मोबाइल देख रही होती है। तो डैनन उसे बोलती है कि तुम्हें इस मोबाइल को यूज करना चाहिए। तो जिसी से बताया था कि पहले मुझे एक सिम कार्ड लेना होगा और यहाँ पर जिंगा बैठा हुआ होती है तो उसे उसकी मम्मी कॉल करती है और उसे बताया थी कि आज मेरे बारे में मैंने तुम्हें जो सारी बातें बताई इस वजह से तुम तुम्हारे पापा के साथ लड़े हो। और उसे बताती कि काश मैं यहाँ पर नहीं होता और उसे सॉरी भी बोलती है। और एक बार जिंगा को कुछ सही नहीं लगता है इसलिए वो अपना मम्मी के घर की तरह से भागने लगती है। और उसके बाद यूरोन अपने पापा को कॉल करती है और उन्हें बताती कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ इसलिए मैं जिंगा का बर्थडे कैंसिल करती हूँ। तो उसकी वजह से बोलती है
कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे भी खाना बनाना आती है तुम बना लेना, मैं खा लूंगा। और इस बात पर यूरोनो से हाँ बोलकर कॉल काट देती है। और उसके बाद यूरोनो एक सुसाइड नोट लिखती है जहाँ पर क्यों जिंगाओ को माफी मांगा होती है उसे इतना साल तक इग्नोर करने के लिए। और वो एक साथ बहुत ही ज्यादा नींद की दवाई खा लेती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिंगाओ भागते हुए अपनी मम के घर में जाती है और उनका दरवाजा लॉक करने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है। तो जिंगाओ तो और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो खिड़की की तरफ जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम तो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। ये देखकर वो तो और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो खिड़की तोड़ देती है और अंदर चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी मम की टेबल के ऊपर एक नींद की दवाई की खाली बोतल पड़ा हुआ है और उसके साथ एक नोट भी है। और इस बात पर तो जिंगाओ और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसे ऐसा लगती है कि वो नोट एक सुसाइड नोट है, इसलिए वो अपनी मम को उठाती है और उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल ले जाती है। और दूसरी तरफ डैनन और जीसी उनके रूम में बैठे हुए थे तो डैनन के पास जेहू का कॉल आती है और उसे बोलते हैं कि तुम अपना मोबाइल जीसी को दो। तो डैनन उसे पूछते कि अगर तुम्हें जीसी से बात करना है तो तुम उसे क्यों नहीं कॉल कर देते, क्या तुमने मुझे फ्री का ऑपरेटर सोचा है? तो जेहू उसे बताया था कि मैंने तुम्हें फ्री का ऑपरेटर नहीं सोचा है, मैंने तो तुम्हें फ्री का असिस्टेंट सोचा है। और उसे याद दिलाते कि क्या तुम्हें याद नहीं कि जीसी का मोबाइल टूट चुका है और उसे जीसी को मोबाइल देने के लिए बोलती है। इसलिए डैनन जाकर अपना मोबाइल जीसी को दे देती है। तो जीसी उसे पूछती है कि क्या अब तुम्हारी मम और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है? तो जेहू उसे बताया था कि तुम्हारी वजह से हम दोनों ने सही से बात की, इसलिए हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी थी सारी दूर हो गई और हम दोनों के रिश्ते पहले से ज्यादा बेहतर बन गया है। और हम दोनों के ऐसे अच्छे रिश्ते की वजह तुम हो, अगर तुम नहीं होते तो अभी भी हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी थी कभी दूर नहीं होती, इसलिए उसे थैंक्स बोलती है। तो जीसी से बताए थे कि मैं तो बस एक जरिया थी, लेकिन असली काम तो तुमने किया है। तो जय से बताए थे कि अगर तुम नहीं होते तो कभी भी हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी थी कभी दूर नहीं होती। और से बताए थे कि मैं तुम्हारे एक काम को कभी नहीं भूलूंगा और उसे इसके लिए थैंक्स बोलती है। तो जीसी से पूछती क्या तुमने इसलिए मुझे कॉल किया था? तो जय बताए थे कि कल मैं मेरी मम्मी के साथ बिजी रहूंगी इसलिए स्कूल नहीं आ पाऊंगी। और उसे बताई थी कि तुम ये बात टीचर को बता देना। और यहाँ पर जीसी और डैनन जेहू के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जेहू का रिश्ता उसकी मम के साथ अच्छा हो गई होती है ना, इसलिए। तो जीसी बताई थी कि एक बुरे दिन के बाद एक अच्छे दिन, इसलिए वो दोनों तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और जैसे ही डैनन जाने वाला होती है जीसी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि अब तो जेहू का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और नेक्स्ट तुम हो। तो डैनन उसे बताने लगती कि मेरा फैमिली का मैटर इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। तो जीसी उसे समझाने लगती कि अंकल लिक्कू सच में तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है, इसीलिए वो हर रोज मेरे पापा को कॉल करते हैं और तुम्हारे बारे में पूछने लगते हैं। तो डैनन उसे बताने लगती कि मेरे पापा इसीलिए तुम्हारे पापा को कॉल कर मेरे बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मैं मेरी खर्चा नहीं उठा पाऊंगा तो उन्हें मेरी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो जीसी उसे समझाने लगती है लेकिन डैनन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, इसलिए जीसी उसे बताने लगती है कि शायद इस दुनिया में मेरी और मेरे पापा का रिश्ता सबसे ज्यादा अच्छा है। और अगले दिन जीसी टीचर को बताई थी कि आज जेहू ने छुट्टी ली है। तो वे जीसी को पूछती कि ऐसे भी तो जेहू को भी छुट्टी नहीं लेता और उसने तुम्हें ही क्यों बताया? तो जीसी से बताई थी कि इस बात से क्या फर्क पड़ जाती है। और उसे पूछती कि क्या तुमने मेरी मोबाइल कहीं पर देखा है क्योंकि कई दिनों से मुझे मेरी मोबाइल नहीं मिल रही है। तो उससे बताई थी कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और वहीं पर उनकी एक क्लासमेट एक न्यू फोन लेकर आया होती है, इसलिए वो सबके सामने शो ऑफ कर रही होती है। तो भी उनकी एक क्लासमेट आकर बताती है कि हम सबका रिजल्ट आ गया है, इसलिए सब अपना अपना रिजल्ट देखने के लिए भागने लगते हैं। और इस टाइम पर वे जाती है और उसकी क्लासमेट का जो न्यू फोन होती है वो लेकर आकर जीसी की किताब के नीचे छुपा देती है। और जीसी जाकर अपना रिजल्ट चेक करती है तो उसे पता चलती है कि वो सेकंड आई है, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो आकर बेबी को बताती है कि मैं इस बार सेकंड आई हूँ। और बेबी भी ऐसी प्रेजेंट करती है कि जैसे कि वो जीसी के लिए बहुत ज्यादा खुश है। और इस टाइम पर जनवे आ जाती है और वो जीसी को बात करने के लिए बाहर बुलाती है। और बेबी जनवे को देखकर समझ जाती है कि जनवे जेहू के बारे में जानने के लिए आया है। और इस बात पर तो बेबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे जीसी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। और जीसी जाकर जनवे को पूछती कि क्या तुम्हें यहाँ पर जिंगाओ ने भेजा है? मेरी मोबाइल टूट गई है इसलिए मेरी जिंगाओ से बात नहीं हुई है, इसलिए जिंगाओ शायद मेरे ऊपर गुस्सा होगा। तो जनवे उसे बताई थी कि मुझे यहाँ पर जिंगाओ ने नहीं भेजा है। और उसे पूछते कि मैंने सुना कि आज जेहू ने छुट्टी ली है, क्या उसका तबियत खराब है? तो जीसी समझ जाती है कि जनवे को जेहू का बहुत ज्यादा फिक्र है, इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना हम जनवे को थोड़ा सा परेशान करें। और उसे बताती है कि तुम्हें तो पता है ना जेहू कितना गुस्से वाली है और आज उसका तबियत नहीं खराब है, आज उसका मूड खराब है। तो जनवे उसे बताती है कि जेहू जरूर गुस्से वाली है लेकिन वो दिल की अच्छी है। और उसे पूछती है कि आज जेहू का मूड क्यों खराब है? तो जीसी उसे बताती है कि इसका वजह तुम हो, क्योंकि जिंगाओ जैसा अखड़ू लड़का मेरे लिए फ्लावर लेकर आया है लेकिन तुमने उसके लिए क्या क्या है? और इस बात पर तो जनवे भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो आज तक जेहू के लिए कुछ भी किया नहीं होती है ना, इसीलिए। और सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखने के बाद अपनी अपनी सीट पे जाने लगती है और वही लड़की जाकर जैसे अपनी सीट में देखती है कि उसका न्यू फोन नहीं है, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चारों तरफ से ढूंढने लगती है। तो फिर जैसे अपनी सीट में जाती है तो उसे वही मोबाइल मिल जाती है और उसे पूछती है कि ये मोबाइल किसकी है? तो वो लड़की उसके पास आकर बताती है कि ये मोबाइल मेरी है, क्या तुमने मेरी मोबाइल को चुराया है? तो जिसे उसे मना कर देती है, लेकिन वो लड़की जिसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि तुमने ही मेरी मोबाइल चुराया है। तो जिसे बताती है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर डाउट हो रहा है तो तुम क्यों ना पुलिस बुला दो। और इस बात पर तो बेबी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसी लड़की के पास जाती है और उसका मोबाइल छीन लेती है और उसे बताती है कि तुम ऐसे ही जिसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो, यहाँ पर तो इतना मेंबर है। और उसे बताने लगती है कि जिसकी कोई आम फैमिली से नहीं है, वो डिजाइनर फैमिली से है और उसके लिए ऐसे न्यू फोन लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। तो वो लड़की उसे बोलती है कोई बात नहीं, शायद कोई गलतफहमी होगा बोलकर तो जैसे जाने वाला होती
है तो बेबे उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि तुम जिसी से माफी मांगो। और जिसी बेबे को समझाने की कोशिश करती है लेकिन बेबे उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बताने लगती है कि ये तुम्हारी आत्मसम्मान की बात है। तो जिसी भी और कुछ बोलता नहीं है और वो लड़की को जबरदस्ती जिसी से माफी मांगने लगती है। वहीं पर एक लड़की जिसी को पूछती है कि तुम तो अभी और डिजाइनर कपड़े नहीं पहनते हो, क्या तुम्हारे डिजाइनर ने तुम्हारे कपड़े बदलने का स्टाइल बदल दिया है, क्या अभी ये ट्रेंड में है, क्या तुम तुम्हारे डिजाइनर को बोलकर मेरे लिए कुछ कपड़े बना सकते हो। तो जिसी ना चाहते हुए उसकी बात पर हाँ बोलती है और दूसरी तरह जिंगा प्रिंसिपल लिन से मिलने के लिए जाती है और प्रिंसिपल लिन जिंगा को देखकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी तबियत खराब है। तो जिंगा बताया कि कल रात को मैंने सही से सोया नहीं है। तो प्रिंसिपल लिन उसे पूछती है क्या कल रात को तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कॉल किया था, क्योंकि तुम्हें कॉल करने के बाद उसने मुझे कॉल किया था और हम दोनों हमारे पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे थे और इतने सालों के बाद मैं मेरी बेटी से बात कर बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए मैं तो रात भर सो नहीं पाया। और उसे बताती है कि मुझे तो बेसब्री से फ्राइडे का इंतजार है, क्योंकि उस दिन मैं मेरी बेटी की बनाया हुआ हाथों से खाना खाऊंगा ना। तो जिंगा सोचती है कि मैं मेरी माँ के बारे में प्रिंसिपल लिन को बता दूंगा, लेकिन वो देखती है कि प्रिंसिपल लिन कितना खुश है तो वो बताता नहीं है। और उसे बता देती है कि मेरी मॉम मुझे बोल रही थी कि हार्ट मरीज को 6 महीने में अपना बड़ी एक बार जांच कराना चाहिए। और इस बात तो प्रिंसिपल लिन हंसने लगते हैं और सब बताती है कि मेरी बेटी को मेरा कितना फिक्र है। और सब बताती है कि ठीक है, मैं नेक्स्ट हफ्ते अपना बड़ी चेकअप करा लूंगा। और यहाँ पर जिंगा अपना दादाजी को इतना खुश देखकर अपने मम्मी के बारे में उन्हें ना बताने के लिए डिसाइड करती है और यहाँ से चुपचाप चली जाती है। और दूसरी तरह जिसी और संगे पिंग पोंग क्लब में जाती है तो दिखती कि वहाँ पर तो जिंगाओ नहीं है। तो गोइंग उन दोनों को बता देती कि आज जिंगाओ ने पिंग पोंग क्लब से छुट्टी लिया है और संगे को बोलती है कि तुम जिसी को गेम में मदद करो क्योंकि वो स्लो है ना इसीलिए। और इसके बाद संगे जिसी को गेम पर मदद करने लगती है और कुछ समय के बाद जिसी थक जाती है तो संगे बोलती है कि क्यों ना हम थोड़ा सा ब्रेक ले ले। और उसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो संगे अपने पास से एक मोबाइल निकालती है और जिसी को देती है और उसे बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी मोबाइल टूट गया है, लेकिन जिसी उसे लेने के लिए मना कर देती है। तो संगे उसे बोलती है कि तुम्हें तो मुझे एक मौका देना चाहिए। तो जिसी उसे दोबारा से मना कर देती है और वो यहाँ से आने लगती है और आगे जाती है तो वो नाना से टकरा जाती है और नाना जिसी की गले में वही डायनो वाला नेकलेस देखकर उसे पूछती है कि ये जिंगाओ ने दिया है। तो जिसी उसे बताई थी कि हाँ ये जिंगाओ ने दिया है और उसका दिल हुआ तो उसने खरीद लिया, क्या ये महंगा है। तो नाना उसे बताई थी कि ये महंगा के साथ साथ लिमिटेड एडिशन है और ये तो गोइंग ले ही नहीं पाया और गोइंग को मारने लगती है। और गोइंग नाना को समझाने लगती है कि मैंने उस लॉकेट को लेने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाया। और नाना गोइंग की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे मारने लगती है। और जिसी को जैसे ही पता चलती है कि जिंगाओ ने उसके लिए कुछ स्पेशल किया है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगती है। और शाम में जैसे अपने घर जा रही होती है वो देखती है कि जिंगाओ उसकी घर के बाहर बैठा हुआ होती है तो उसके पास जाती है तो जिंगाओ जिसको बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जिंगाओ इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है। और दूसरी तरह जनबे जय से मिलने के लिए जाती है और इस बार जनबे जय के लिए गिफ्ट भी लेकर गया होती है और उसका गिफ्ट देखकर जय तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो ऐसी प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात को जनबे समझ जाती है और उसे पूछती है ख्याल क्या तुम कल जाओगे। तो जय उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा और मैं परसों आऊंगा। और उसे बताती है कि अगर तुम्हें और कुछ काम नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जनबे की गिफ्ट पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और दूसरी तरह जिंगाओ जिसी को बताई थी कि तुमने जिस बोतल मुझे दिया था वो बोतल मुझसे कहीं पर खो गया है। और इस बात पर जिसी शौक हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या हम उसे दोबारा ढूंढ नहीं सकते, नहीं तो हम सच्चाई के लिए कुछ अलग रास्ता चूज करेंगे। तो जिंगाओ उसे बताने लगती है कि क्यों ना तुम सच्चाई को ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि सच्चाई की वजह से डॉक्टर ही अभी भी हॉस्पिटल में है और तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था, क्यों ना तुम सच्चाई ढूंढना छोड़ दो। लेकिन जिसी तो उसे साफ साफ मना कर देती है। तो जिंगाओ से पूछती है क्या तुम सारी चीजें तुम्हारे पापा के लिए कर रहे हो या तुम तुम्हारे पापा के नाम लेकर खुद के लिए कर रहे हो, और तुम तो कभी किसी की गलती माफ नहीं करती, क्या तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम तो टिंगवन में पहले दिन से ही झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा फैमिली एक डिजाइनर फैमिली है और तुम मेरी करीब इसलिए आई थी ताकि तुम सच्चाई जान सको। तो जिसी से बताती है कि मैंने तो इसलिए तुम्हें माफी मांग लिया था और तुमने मुझे माफ भी कर दिया था। तो जिंगाओ से बताते हैं कि इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम सच्चाई को जाने दो, लेकिन तो जिसी उसे साफ साफ मना कर देती है। तो जिंगाओ से बताती है कि ठीक है, तुम्हें मुझे और सच्चाई उन दोनों में किसी एक को चुनना होगा। तो जिसी से बताती है कि मुझे तुम दोनों में किसी को एक को नहीं चुनना है, लेकिन जिंगाओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगती है। और जिसी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो जिसकी कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए जिसी तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो भी हमें पता चलती है कि दूर से खड़ा होकर बेबे सारी बातें देख रही होती है और सारी बातें रिकॉर्डिंग भी कर रही होती है। और अगली बात जिसी जैसे ही कॉलेज जाती है तो सारे स्टूडेंट उसे घूरने लगते हैं। ये देखकर तो जिसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो बेबे जिसी के पास आती है और उसे पूछती है क्या तुम्हारे जिंगाओ के साथ ब्रेकअप हो गया है। और इस बात पर तो जिसी शौक हो जाती है और उसे पूछती है कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तो बेबे उसे बता देती है कि तुम्हारे एक वीडियो ग्रुप पर आई है और उसे वो वीडियो दिखा देती है जहाँ पर कि जिंगाओ बता रही होती है कि तुमने टिंगवान की सारी मेंबर से झूठ बोला है कि तुम्हारा फैमिली डिजाइनर फैमिली है। और बेबे उसे बताने लगती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, शायद किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया होगा। लेकिन जिसी सारी मेंबर को सच्चाई बता देती है कि मेरी फैमिली कोई भी डिजाइनर फैमिली नहीं है, मेरी पापा तो एक मामूली सा कारपेंटर है। और इस बात पर तो सारी मेंबर हैरान हो जाती है। और जिस लड़की का मोबाइल चोरी हुआ होती है वो जिसी को बोलती है कि उस दिन शायद तुमने ही मेरी मोबाइल चुराया होगा, और जिसी को तो कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं देते। और वो बेबे को बताने लगती है कि तुम तो इस दिन जिसी का बहुत ही बड़ी साइड ले रही थी। और बेबे जिसी को बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना दिन तक झूठ बोलते रहोगी। और जिसी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन बेबे उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो यहाँ से चल जाती है। और
बाहर जैसी जाती है उसे जिसी को ऐसे ही बेइज्जत कर उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रही होती है। और उसके बाद जिसी जैसे कैंटीन में जाती है तो सारे लोग उसे ही घूर रही होती है। ये देखो जिसी को तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगती है। और जैसे ही जाती है एक सीट पर बैठने के लिए तो उसकी साइड में जितनी मेंबर बैठा वो होती है सारी मेंबर यहाँ से जली जाती है। ये देखो जिसी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लग रही होती है। और जैसे ही वो खाना खाने वाला होती है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि वो रोने वाला है। तो भी उसकी साइड में आकर कोई बैठ जाती है जो कि और कोई नहीं गोइंग होती है। और गोइंग उसे बताती है कि मेरे ऊपर ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि मैं पिंग पोंग क्लब की तरह से आई हूँ। और उसे बता देती कि तुम्हें देखकर ही पता चल गया था कि तुम मुझे सही कुछ कर रही हो। और मैं जिंगा को समझाने की कोशिश किया लेकिन जिंगा मेरी कोई भी बात नहीं सुना। उसे बता देती कि तुम अच्छे से खाओ ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो जिससे रोते हुए से पूछती कि क्या मैं अभी भी पिंग पोंग खेल सकती हूँ। तो गोइंग उसे बताती है कि उसका अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और अभी तुम्हें मेरे हिसाब से ट्रेनिंग करना होगा। तभी उनके पास नाना आ जाती है और जिसी नाना की तरफ देखने लगती है तो नाना उसे बता देती कि मुझे झूठे लोगों से नफरत है और यहाँ पर गोइंग है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो जन भी अपने खाना लेकर उनके पास आ जाती है। तो जिसी उसे पूछती है क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखा है। तो जन भी उसे पूछती है क्या तुम गरीब हो, ऐसे भी मैं भी गरीब हूँ फिर भी तुम्हें जिंगा उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तभी उनके पास सांगे भी आ जाती है। तो जिसी सांगे की तरह देखने लगती है। तो सांगे जिसी को बोलती है कि मैंने ऑलरेडी वो वीडियो देख चुकी हूँ और वो वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि काश तुम जिंगा के बदले मुझे चूज करते। और वहीं पर कैंटीन में दो लड़का जिंगा और जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जिंगा ने जिसी को छोड़ दिया और अभी जिसी सिंगल है। तो एक लड़का बोलती है कि मैं शायद अभी जिसके ऊपर ट्राई कर सकती हूँ। ये सारी बातें जिंगा सुन लेती है और उसके पास आती है और उसकी कलर पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम अपनी गंदी जबानों से दूर रहना और उसकी तरह कभी देखना भी मत। और उस सारी मेंबर को गुस्से में बताने लगती है कि ये जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में है इसलिए कोई भी जिसी को परेशान नहीं करेगा। अगर कोई भी जिसी को परेशान करेगा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उनके पास जाती है और गोइंग उसे देखकर बोलती है कि क्या तुम अभी जिसी से ब्रेकअप नहीं करोगे। लेकिन गोइंग उसे कुछ भी बोलता नहीं है और उसे बताती है कि पहले खाना खाते हैं। और जैसे ही देखते कि वो दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में है तो उन्हें बताती है कि हमें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद वो यहाँ से सारी मेंबर चली जाती है और जिंगा जैसे जाने वाला होती है जिसी भी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसे बात करने के लिए साइड में लेकर चली जाती है। और जिंगा को बताया था कि मैं चेयरमैन डोंग के पास इसलिए वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उस टाइम पर चेयरमैन डोंग अपना बेटर फ्यूचर के लिए मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी। मैंने तुम्हें जो डॉल दिया था उस दिन उन्होंने मुझे वही डॉल दिया था और स्ट्रॉबेरी केक भी खरीद लिया था। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरी माँ मेरे सामने से कब चली गई। और इस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा था और मैं बारिश में भीग रहा था और मेरे सामने कई लोग थे लेकिन इनमें से मेरी पापा ही मेरी तरफ से एक बार हाथ पड़े थे और उन्होंने आज तक वो हाथ छोड़ा नहीं है इसलिए मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। तो जिंगा बताती है कि इसका मतलब तुमने सच्चाई को चुना है मुझे नहीं। तो जिसी बताई थी कि हाँ मैंने सच्चाई को चुना है। जिंगा उसे बताई थी कि तो हमें ब्रेकअप कर लेते हैं बोलकर यहाँ से चल जाती है। और जिसी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जिंगा उसकी कोई बात नहीं सुनता और जिसी को ऐसा लग रही होती है कि उन दोनों का ब्रेकअप इसकी वजह से हुआ है इसलिए जिसी तो और भी ज्यादा दुखी होती है। जिसी उदास होकर कॉलेज के बाहर बैठा होती है और उसकी साइड में दो प्रोफेसर बात करते हुए जा रही होती है कि इस टाइम पर प्रिंसिपल इन बहुत ही ज्यादा खुश है। शायद उन्हें किसी लंबे टाइम से किसी चीज का इंतजार था और वो उन्हें मिल गया है शायद इसलिए प्रिंसिपल इन बहुत ही ज्यादा खुश है। और इस बात पर तो जिसी को ऐसा लगती है कि मैंने जो दवाई की बोतल जिंगा को दी थी शायद उसी बोतल का इंतजार प्रिंसिपल लिन को था और उसे ऐसा लगती है कि प्रिंसिपल लिन ही उसके पापा को ड्रग्स दिए थे। और दूसरी तरह जिंगा जैसे ही अपनी मम के घर में जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम कुछ दवाई ले रही है। ये देखकर तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे ऐसा लगती है कि उसकी मम दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश कर रही है इसलिए वो भागते हुए अपनी मम के पास जाती है और उनके हाथों से हुई दवाई की बोतल छीन लेती है और उन्हें पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। तो उसकी मम से बता देती है कि इस दवाई को लेने के लिए मुझे डॉक्टर नहीं बोला है और उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो दोबारा से वो बेवकूफी नहीं करूंगी। लेकिन जिंगा उनके ऊपर बिलीव नहीं करता और उन्हें बोलती है कि आप मुझे ही डॉक्टर की नंबर दो। और दूसरी तरह जिसी जाती है और जिंगा को कॉल करती है लेकिन जिंगा की कॉल बिजी आती है तो और वो जिंगा को वॉइस मैसेज करती है और उसे बता देती है कि मुझे पता चल गया कि इन सब के पीछे प्रिंसिपल लिन है। तुम ये सारी चीजें को छुपाना चाहती हो लेकिन मैं कैसे भी करके सच्चाई का पता लगाऊंगा बिल्कुल वो यहाँ से चल जाती है। और ये सारी बातें वही स्टोर का ऑनर भी सुन रही होती है और ये बात थोड़ा सा उसे अजीब लगती है लेकिन वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता और इस बात को इग्नोर कर देती है। और दूसरी तरह जिंगा डॉक्टर को कॉल करती है और उन्हें पूछती है कि क्या है दवाई ले जा सकती है। तो बताती है कि ये ले जा सकती है लेकिन कुछ टाइम पर। तो जिंगा अपने मुंह को बताती है कि अब टाइम नहीं हुआ है दवाई लेने के लिए और मैं हर रोज आपसे मिलने के लिए आऊंगा ताकि आप टाइम पर दवाई ले जा सकते हो। और उन्हें बताती है कि अगर आप घर में ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में अनाप शनाप कुछ चलता रहेगा इसलिए आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। जिंगा की मम जिंगा को बता देती है कि मुझे कल्चर के अलावा और कुछ भी आता नहीं है। तो जिंगा उन्हें बोलती है कि अब तो बहुत ही अच्छे से खाना बनाती हो क्यों ना मेरे लिए खाना बना दो। तो उसके मुंह से बता देती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो तुम्हारी बर्थडे आ रही है और तुम्हारे नाना जी आने वाले हैं इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सी फूड सा बना दूं। और उसे बताती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए क्राफ्ट बना दूं। तो जिंगा को याद आती है कि वो जिसके साथ किसी हादसे से बैठकर क्राफ्ट खा रहा था इसलिए वो तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसकी मुंह से पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई है लेकिन जिंगा उन्हें मना कर देती है। तो उसके मुंह से पूछती है कि क्या मेरे लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है लेकिन जिंगा उन्हें दोबारा से मना कर देती है और उन्हें बताती है कि मैं टाइम पे आऊंगा और आपको दवाई दिखाने के लिए दूंगा बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। लेकिन उसकी माँ तो समझ जाती है कि जिंगा के साथ कुछ हुआ है। और दूसरी तरह मैनेजर डू यूएन से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी दवाई बना चुकी हूँ तुम चिंता मत करो
और तुम जल्दी ही उसमें आ जाओगे। और उसके बाद वो जुनबे के पापा के पास जाती है और उन्हें वही दवाई देने लगती है, क्योंकि वो पहले ट्रेस करना चाहता है कि ये दवाई काम करता है या नहीं और ये दवाई में रिस्क कितना है। और जैसे ये दवाई देना खत्म करती है तो इस टाइम पर जिंगवान आ जाती है और जिंगवान जैसे ही मैनेजर डू को देखती है कि वो उसके पापा को कुछ दवाई दे रही है, ये देखकर वो भागते हुए मैनेजर डू के पास जाती है और उसे धोखा दे देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे पापा के साथ क्या कर रहे हो। तो मैनेजर डू से बताती है कि मैं तुम्हारे पापा को जिंदा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जिंगवान उसके ऊपर बिलीव नहीं करता और मैनेजर डू का बचा कुछ दवाई होती है वो भी तोड़ देती है। इस वजह से मैनेजर डू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। तभी जिंगवान देखती है कि उसके पापा को थोड़ा बहुत होश आ गई होती है, इसलिए वो भागते हुए डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बुलाकर लेकर आती है। और डॉक्टर चेक कर उसे बता देती है कि अक्षर कुमार का पेशेंट कुछ टाइम के लिए होश में आते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो यहाँ से जल जाती है। तो मैनेजर डू जाकर दरवाजा बंद करती है और वो यंगन के पास आती है और उसे बोलती है कि अगर तुम तुम्हारे पापा को बचाना चाहती हो तो मैं जो बोलती हूँ तुम्हें वही करना होगा। और इस बात पर तो यंगन एग्री हो जाती है। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल इनके पास उनकी सेक्रेटरी एक चिट्ठी लेकर आती है और उन्हें बता देती है कि आपसे मिलने के लिए एक स्टूडेंट आई है। तो प्रिंसिपल बोलती है कि मैं मिलने के लिए हमेशा स्टूडेंट को बुलाती हूँ और बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो कि मुझसे मिलना चाहते हैं। और वो अपने सेक्रेटरी को बताती है कि वो तुम्हारी और कुछ भी काम नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। और उस स्टूडेंट को अंदर भेजने के लिए बोलती है। और जिससे से अंदर आती है तो प्रिंसिपल इनसे पूछती है कि तुम वही लड़की हो ना जो जिंगाओ के साथ हमेशा घूमती हो। तो जिससे बताती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ जो जिंगाओ के साथ हमेशा घूमती हूँ। और उन्हें बताती है कि मेरा नाम जीसी है और मैं डिजाइनर क्लास से हूँ और मेरे पापा का नाम यून है, जिससे कि आपने टिंगवान से निकाल दिया था, क्या आप उसे याद है। तो प्रिंसिपल इनसे बोलती है कि वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है और उसे पूछती है कि इतना सालों के बाद यून की बेटी टिंगवान में क्या कर रही है। तो जिससे उन्हें बताया था कि मैं यहाँ पर कुछ जांच करने के लिए आई हूँ, क्योंकि उस टाइम पर किसी ने मेरे पापा को ड्रग्स दे दिया था, इसलिए वो गेम के टाइम पर वायलेंट हो गए थे और वो अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला कर दिए थे, इसलिए आपने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। तो प्रिंसिपल इनसे पूछती कि क्या इसके बारे में जिंगा को पता है कि तुम यहाँ पर छानबीन कर रहे हो। तो जिससे बताया था कि हाँ इसके बारे में जिंगा को बहुत ही अच्छी तरह से पता है और उन्हें बोलती है कि मैं इस छानबीन को अकेला नहीं कर सकती हूँ। और उन्हें डायरेक्टली पूछती है कि क्या आपने मेरे पापा को ड्रग्स दिया था और स्कूल से निकालते थे। तो प्रिंसिपल इनसे बोलते कि तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो। जिससे बताया था कि मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास बचा के साथ सामर्थ्य भी था ऐसा करने के लिए, क्योंकि आपको पता था कि उस टाइम पर मेरे पापा और तुम्हारी बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे और आप अपनी बेटी की अच्छे फ्यूचर के लिए मेरे पापा की जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। तो प्रिंसिपल इनसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिसे उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन्हें बताने लगते है कि जिस बोतल की दवाई मेरे पापा को दिया गया था वही बोतल मेरे पास था और उसी बोतल में उसका फिंगरप्रिंट भी था और इसलिए मैंने जिंगा को इसका जांच करने के लिए दिया। लेकिन कुछ समय के बाद जिंगा ने मुझे बोला कि वो बोतल गुम गया है और जिंगा ने मेरे से ब्रेकअप भी कर लिया और वो मेरे ऊपर झूठ डालने लगा कि ये सब छोड़ने के लिए। और मैं जिंगा को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिंगा वैसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब जिंगा के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिसे उसकी कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए प्रिंसिपल इनका तबियत खराब होने लगती है। इसलिए जिसे उनके पास जाती है तो प्रिंसिपल इनसे बोलती है कि मुझे वो दवाई दो, इसलिए जिसे उन्हें वो दवाई दे देती है। और दूसरी तरह ही जंग जिंगा की मॉम से मिलने के लिए जाती है और जैसे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे टाइम के बाद देख रही होती है ना, इसलिए। और उसके बाद जिंगाओ की मॉम यानी कि यूरियन ही जंग को अंदर बुलाती है और उसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं। तो ही जंग यूरियन को बताया जाती है कि मेरे पापा अभी बहुत ही ज्यादा बीमार है। जब भी मैं मेरे पापा को देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत ही मुश्किल से बड़ा किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद उन्हें 20 साल तक गलत समझा है। तो यूरियन से पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो ही जंग से बताया जाती है कि जब उनके साथ वही ड्रग्स वाला हादसा हुआ था मैं उस दिन मेडिकल रूम में गया था और मुझे मेरे पापा के डस्टबिन में कुछ दवाई मिली थी और मैं जैसे ही जांच किया तो मुझे वो दवाई और उनसे मिला जो ड्रग्स वाला दवाई, उन दोनों में सिमिलरिटी मिला और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा ने उनके पोस्ट की गलत फायदा उठाकर उनको ड्रग्स देते ताकि इस कंपटीशन को मैं जीत सकूं। इसलिए मैं हमेशा सोचता था कि मैं इसके बारे में पुलिस को बता दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाती हूँ। और जैसे ही 20 साल के बाद मैं मेरे पापा से मिल रही हूँ और वो अभी बता रही होती है कि मैंने उनको ड्रग्स नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे थे। लेकिन उस टाइम पर मेरा हिम्मत नहीं था तो इस बोतल का मैंने जांच नहीं कर पाया और अभी तो वो बोतल मेरे से खो गया है, इसलिए मेरे पास और कोई भी मौका नहीं है। और यहाँ पर जिस प्रिंसिपल इनको दवाई खिलाती है तो उनकी हालत तुरंत सही हो जाती है। तो प्रिंसिपल इन जिसको बोलती है कि मैं तुम्हें 2 बातें बताऊंगा। पहली बात ये है कि मुझे यूरन और यून का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिस वजह से लोग मेरे ऊपर उंगली उठाए। तो जिस प्रिंसिपल इनको बोलती है कि इसका मतलब हमने आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया था वो सारी गलतफहमी था, क्या इस वजह से आप हमें टिंगवान से निकाल दोगे। तो प्रिंसिपल हंसने लगते हैं और बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जिसू ने बोलती है कि आप जो दोबारा बात बताने वाले थे वो क्या है। और प्रिंसिपल जिसको बोलती है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए, मैं टिंगवान का प्रोफेसर हूँ, इसलिए सारे स्टूडेंट का जिम्मेदारी लेती हूँ और किसी गलतफहमी की वजह से अगर मैं किसी स्टूडेंट को टिंगवान से बाहर निकाल देती हूँ तो मैं इस बात को आसानी से जाने नहीं दूंगा और इस बात का छानबीन करूंगा। तो जिसू बताती है कि मेरे पास तो अभी वही बोतल नहीं है, तो आप मेरे ऊपर इतना यकीन क्यों करते हैं। तो प्रिंसिपल इनसे बोलती है कि अगर तुम ही अकेले होते तो मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करता। और उसके पास जो चिट्ठी आया होती है वो जिसी को दे देती है और उसे पढ़ने के लिए बोलती है। और दूसरी तरह ही जंग जा रही होती है तो उसे छोड़ने के लिए यूरन आती है। तो ही जंग यूरन को सारी सच्चाई बताई जाती है कि मैंने सारी सच्चाई एक लेटर में लेकर प्रिंसिपल इनके पास भेज दिया है और उन्हें भी सारी सच्चाई पता चल गई होगी। और मैं सारी सच्चाई तो उन्हें 20 साल पहले बताना चाहता था, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था, लेकिन मैंने
जिंगा भी उन्हें सारी चीजें बता दिया है बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। और यहाँ पर तो यूरोन को ही जंग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही जंग ने अपने पापा से 20 साल तक दूर रहा ना, इसलिए। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल लिन जेसी को बताती है कि इस इन्वेस्टिगेशन में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इस बात पर तो जेसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और प्रिंसिपल लिन जेसी को पूछती है कि क्या तुम्हारे जिंगा के साथ ब्रेकअप हो गया है। जेसी बताती है कि हाँ मेरा जिंगा के साथ ब्रेकअप हो गया है। तो प्रिंसिपल लिन बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए जिंगा के साथ बात करूं। और इस बात पर तो जेसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो प्रिंसिपल लिन को हाँ बोल देती है। और उसकी मदद करने के लिए वो प्रिंसिपल लिन को थैंक्स भी बोलती है। और जैसे जेसी यहाँ से चली जाती है तो प्रिंसिपल लिन के पास पुलिस की कॉल आती है। और दूसरी तरह जिंगवान मैनेजर डो के पास खड़ा हुआ होती है और उन्हें बोलती है कि क्या आप दोबारा उस दवाई को बनाने के बाद मुझे कुछ दे सकते हैं ताकि मैं मेरे पापा के लिए यूज कर सकूं। तो मैनेजर डो से दवाई देने के लिए एग्री हो जाती है और सब बताती है कि लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, तुम्हारा बड़ा भाई को भी नहीं। और इस बात पर जिंगवान एग्री हो जाती है। असल में मैनेजर डो यही सोच रही होती है कि वो पहले जानवे के पापा के ऊपर वो दवाई को ट्राई करेगा, अगर वो काम करेगा तो वो अपने फैंसी के ऊपर ट्राई करेगा। तभी उसके पास प्रिंसिपल लिन का कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसलिए मैनेजर डो प्रिंसिपल लिन से मिलने के लिए चल जाती है। और दूसरी तरह जिंगा अपने मोम के साथ बैठा हुआ होती है तो उसकी मोम उसके सामने वही दवाई की बोतल रख देती है और उसे बोलती है कि तुम ये बोतल ले जाकर जिसको दे दो ताकि वो सच्चाई ढूंढ सके। तो जिंगा उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मोम उसे बोल देती है कि मैं इतना साल से भाग रही हूँ, मैं और भागना नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरी वजह से बहुत लोग तकलीफ में हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ हो। और बताने लगती है कि मैं आज सारी सच्चाई मेरे पापा को बता दूंगा। तो जिंगा उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और उसे बताती है कि आज मैं तुम्हारी दादाजी के लिए सबसे अच्छी खाना बनाऊंगी ताकि उन्हें मुझे डांटने के लिए ताकत मिल सके। और दूसरी तरह मैनेजर डू प्रिंसिपल लिन से मिलने के लिए जाती है और प्रिंसिपल लिन उसे बताती है कि पुलिस ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने हमें सारे केमिकल एलिमेंट का लिस्ट मांगा है। तो मैनेजर डू बताती है कि पिछले हफ्ते रिकॉर्ड से सारी चीज डिलीट हो गया था। तो प्रिंसिपल लिन जैसे अपने लैपटॉप चेक करती है तो उसे बताती है कि वो तो यहीं पर है। और वो जैसे ही भेजने वाला होती है तो मैनेजर डू उसके पास जाकर उन्हें रोक देती है और उन्हें बताती है कि ये भेजने में कुछ प्रोसेसिंग है और कल मैं भेज दूंगा। और इस बात पर प्रिंसिपल लिन एग्री हो जाती है और उसे बताती है कि मैं इसके बारे में मिस्टर ली को बता दूं। और मिस्टर ली और कोई नहीं टेंडन के पापा होती है। और वो जैसे ही मिस्टर ली को कॉल करने वाला होती है तो मैनेजर डू उसे रोक देती है और उसकी गला पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बेराज में काम दिया था इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ कमा नहीं पा रही थी, इसलिए मैं सामान चोरी कर रही थी। और ये बात इवान को पता चल गई इसलिए हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 20 साल से कोमा में है और ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो प्रिंसिपल लिन को मार देती है। और दूसरी तरह जिंगा और उसकी मम प्रिंसिपल लिन का ही इंतजार कर रही होती है लेकिन बहुत लेट हो गई होती है। तो उसकी मम से बोलती है कि तुम क्यों ना जाकर प्रिंसिपल लिन को थोड़ा सा देख कर आ जाओ। तो जिंगा को उसे देखने के लिए भेज देती है और जिंगा जैसे ऑफिस में जाती है तो देखती है कि प्रिंसिपल लिन सोया हुआ है। तो उनके पास उन्होंने बोलते हैं कि आप इतना थके कि आप यहीं पर सोके। और जिंगा जैसे अपनी दादाजी को छूती है तो उसे पता चल जाती है कि उसकी दादाजी तो ऑलरेडी मर चुके हैं। ये देखो तो वो रोने लगती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।